जो मैं तो इतने सारे लोगों को गाइड करता हूँ, तो मुझे पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन वाले लोग होते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता, क्या पता ही नहीं चलता क्या बिल्डर लॉबी है, बिल्डर लॉबी के बारे में कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, काम कैसे होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं। हेलो हेलो सर। हेलो। चलो भाई, तो मिहिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बाकी के जो लोग भी अपना लाइव गाइडेंस सेशन अटेंड करवाना चाहते हैं, अपना लाइव पूरा देखना चाहते हैं शेड्यूल वगैरह, वो मिहिर जी के बाद शेड्यूल हो जाइए, ठीक है। तो मिहिर शाह, कैसे हो, यस सर। कहाँ से हो और क्या काम कर रहे हो, ये बता दीजिए। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। और मैं अपने फादर का कंस्ट्रक्शन फर्म देखता हूँ अभी। बढ़िया बढ़िया। तो तो बेसिकली सर हम लोग एएसआई के अंडर काम करते हैं, जो भी अपना मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन का काम होता है। आपका सर एजुकेशन तो क्वालिफिकेशन? सर मैंने डिप्लोमा सिविल किया हुआ है। डिग्री नहीं किया हुआ? नहीं सर। एनी स्पेसिफिक रीजन? सर ऐसा हो गया था कि थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी था और डैड का हेल्थ का इशू चल रहा था, तो फिर तो मैंने आपने और सोचा स्किप कि कर दिया। बिजनेस को टैकल कर लेता हूँ। नाउ ये यस सर। कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है? बढ़िया वर्क कर रहा है? क्या कर रहा है? इट्स इट्स ऑल गोइंग गुड सर। मैं गुड अभी गुड। रिसेंटली एक एएसआई का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, उसको अभी जस्ट डन किया है। डन किया, कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया है? यस सर। आपने नहीं सर, कल कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने खत्म कर दिया था। कंप्लीट कर दिया? ओके ओके यस ओके। सर, यस सर। चलो बढ़िया। तो सर बेसिकली मेरा ये हुआ कि जैसे मैंने डिप्लोमा खत्म किया, उसके बाद मेरा ऑन साइट एक्सपीरियंस बहुत कम रहा, क्योंकि बहुत सी चीजें भी देखनी थी। उसके बाद कोविड में मेरे फादर को ब्लैक फंगस हो गया था, सो इट वाज 2 years बैटल टू ब्रिंग हिम बैक। तो अभी ऐसा हो गया है कि आई फील लाइक मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत कम है। और एएसआई में क्या होता है सर, हम लोग बेसिकली टिकवुड जैसा होता है और लाइम मोर्टर में काम करते हैं। लाइम का जो मोर्टर है उसी में काम करते हैं, तो सीमेंट मोर्टर को लेके मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से मैं आपको इंस्टा पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और आई वॉज होपिंग कि मैं कुछ कर सकूं। तो जैसे ही कल मैंने आपका सेशन अटेंड किया, इट वाज रियली वंडरफुल, एंड आई फेल्ट लाइक कि अब मैं अपनी लाइफ में और चेंजेस ला सकता हूँ। बढ़िया तो बढ़िया। बस सर यही। तो मिहिर जी, हम क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके हिसाब से आंसर करते जाइएगा, तो हम यस एक्चुअली में सर। रूट कॉज पर पहुंचे, और फिर हम उसको फ्यूचर में किस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सी प्रोग्रेस पाथ। सबसे पहले तो हमें रास्ता ढूंढना जरूरी है, तो हम रास्ते पर चल पाएंगे, ठीक है। तो मैं यस सर। फटाफट से क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि डिप्लोमा सिविल में आपका क्या मतलब, कुछ केटी थी, कुछ टेक्निकल नॉलेज कैसा था, बढ़िया था या क्या था? कितना आपका सीपीआई एवरेज। सीजीपीए होता है, वो बता दीजिए। एवरेज था सर, मैंने 2016 में कंप्लीट किया। बढ़िया, ये भी अच्छा बता दिया तो आपने, 2016 में आपने कंप्लीट किया। यस सर। और कितना आया था आपका सीजीपीए वगैरह, कुछ याद है? सारी चीजें क्लियर है? तो अभी सर परसेंटेज थे तो 73% फर्स्ट गुड क्लास से गुड निकाला था मैंने। गुड, मतलब 73%, मतलब अच्छा खासा आपके पास इसमें डिप्लोमा के हिसाब से तो नॉलेज था। अभी 2016 और अभी चल रहा है मिहिर जी, 2016 25। के बाद अभी है हमारा 2025 चल रहा है, ठीक है। यस सर। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपकी ये जर्नी जान लेता हूं कि 2016 से 2025 में आपने कहां कहां आपने टाइम को इन्वेस्ट किया, कहां कहां आपने स्किल सीखने को इन्वेस्ट किया, और कहां कहां आपने माइंडसेट कैसा बनाया, तो अभी मेरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी रिलेटेड होंगे। अगर मैं आपकी ये जर्नी को जान लेता हूं, तो मैं आपको अच्छा आगे गाइड कर सकता हूं। तो 2016 डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, है ना, अभी हमारा फोकस ये 2016 से 2025 के बीच में क्या हुआ। तो ठीक है, ये तो हमें डायरेक्टली एक पार्ट पता चला कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अभी काम करो, बट मुझे पूरी जर्नी जाननी है कि 2016 से 2025 के बीच में आपने डिप्लोमा जस्ट जैसे ही कंप्लीट हो, उसके बाद पहला कदम आपने क्या किया? सर डिप्लोमा करने के बाद मैंने मुंबई कैड सेंटर से ऑटो कैड और रेविट का कोर्स किया था। परफेक्ट, रुको।
तो आपने कैड सेंटर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया, राइट? यस सर। ठीक है, और वहां से आपने ऑटोकैड प्लस रेविट सीखा, ठीक है, यस सर। बढ़िया। नाउ मैं ये जान सकता हूं कि आपने उस टाइम पर ये डिसीजन क्यों लिया? सर बेसिकली जलगांव के एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, हम्म। तो ऐसा था कि थोड़ा एक्सपोजर चाहिए था, बाहर जाना था। अब घर वालों को मैं बोलता कि मेरे को ऐसे ही मुंबई भेज दो, तो भेजते नहीं। तो मैंने कुछ ना कुछ, चलो इसी बहाने कुछ सीख भी लूंगा और एक्सप्लोर भी हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो आपने घर छोड़ा एक तरीके से, राइट? और यस सर। आप पहुंच गए मुंबई। यस सर। यहां पर मुंबई में आप कैड सेंटर में ऑटोकैड और रेविट सीखे। अब यहां पर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो मुंबई में आप कैड सेंटर में गए और आपने ये जो ऑटोकैड और रेविट का कोर्स लिया, एक तरीके से मैं कोर्स लेना बोलूंगा, लेकिन हमें हम्म। आउटपुट कब मिलेगा? जब आपने इसका इस्तेमाल किया, इसका इसमें स्किल सीखा। आपने ये जो ऑटोकैड प्लस रेविट का जेन्युइन तरीके से बताना, मुझे ऑनेस्ट सारे आंसर चाहिए ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर यस पाऊं। यस। डेफिनेटली ओके, राइट? ऑटोकैड और रेविट आज की तारीख में आपको कितना आता है, मतलब कितना परसेंटेज आपको लगता है कि आई एम कॉन्फिडेंट और नॉट? सर ऑटो कैड तो पूरा वॉश्ड ऑफ हो चुका है मेरा, और ऑटो कैड से बेटर रेविट मुझे लगा, क्योंकि उसमें आपको 3D और 2D प्लान एक ही साथ में मिल जाता है। तो मैंने रेविट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। उसके बाद जैसे ही मैंने कोर्स खत्म किया, तो कुछ अराउंड 8 मंथ्स मैंने फ्रीलांसिंग किया था मुंबई में। उसके बाद डैड का हेल्थ थोड़ा। तो ये जो आपने जितना, अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ कितना आपने खर्चा किया वगैरह, सिग्निफिकेंट अमाउंट खर्चा किया होगा। घर छोड़ के मुंबई यस में रहे, यस। मुंबई में थोड़ा एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, आपने इसमें भी खर्चा किया, ठीक है। और यस यहाँ सर। पर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो ऑटोकैड प्लस रेविट, अभी आपको ऑटोकैड का बहुत कम नॉलेज है, राइट? और आप क्योंकि आपके यस पास सर। रेविट का अभी नॉलेज है आपके पास अच्छा खासा, यस सर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट रेविट कॉन्फिडेंट, को लेके। चलो बढ़िया। यस। और यहाँ पर सबसे अच्छी जो अभी आपने बात बोली, वो जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि आपने कहीं ना कहीं ये स्किल को थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की कोशिश की, ठीक है। आपने ये बोला कि आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, राइट? यस सर। आपने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग, यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ये शायद आपकी जर्नी के बारे में आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं काउंसलर हूं तो मैं सारी चीजें कनेक्ट कर पाऊंगा और आपको भी बताऊंगा। 2016 में आपने डिप्लोमा सिविल किया, जहां पर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा था, आपको किताबी ज्ञान था, आपने एग्जाम क्रैक कर दी 73% के बाद। उसके बाद सिविल में बहुत वास्ट वेराइटी है, कंस्ट्रक्शन में बहुत वास्ट वेराइटी है, कहीं पर भी इंसान घुस सकता है, लेकिन XYZ रीजन की वजह से आपने कैड सेंटर ज्वाइन किया, विच इज कि आपने जंप किया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, राइट? आपने यस सर। जंप किया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बहुत बढ़िया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक सही इंडस्ट्री है, भले जो भी आपने डिसीजन लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैपिटलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए, क्योंकि फायदा कंपाउंडिंग का ही होता है, ठीक है। इसलिए आपकी लंबी जर्नी है, इसको मुझे अच्छे से जानना है। सॉफ्टवेयर आपने सीखे और फ्रीलांसिंग किया, यहां पर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने फ्रीलांसिंग किया और उसमें आपने ये भी बोला कि 8 महीने किया, राइट? और यस उसके सर। बाद फिर आपने फादर का जो उसके ऊपर आते हैं, लेकिन ये 8 महीने में आपने कितने क्लाइंट कंप्लीट किए और कहां से कंप्लीट किए और किस टाइप का आपने उनको सर्विस प्रोवाइड की? सर मेजोरिटी जो मैंने किया वो घानवत बिल्डर्स करके है मुंबई में, उनके लिए किया था। तो जैसे भी उन लोग के पास वर्क फ्लो ज्यादा होता था, तो वो लोग हमको बुलाते थे। चलो, तो मैं तो यहां पर लिख देता हूं, प्राइवेट कंपनी के लिए आपने काम किया, ठीक है। यस सर। प्राइवेट बिल्डर्स के लिए आपने काम किया, यस और सर। उनके लिए उनके पास काम ज्यादा होता तो आपको बुला लेते थे, ओके। यस सर। और तो उसमें बेसिकली मैं रेंडरिंग का पार्ट हैंडल करता था। ये कॉन्टेक्ट आपको कैसे मिला? ये फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू मिला। वैसे ओके, कैड ओके, सेंटर इंटरनल। वाले भी सजेस्ट करते थे हमको, लेकिन वो जो वहां पर उतना मतलब उन लोग का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता था, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते थे, तो मैं कहीं बंधना नहीं चाहता था किसी रीजन नहीं, नहीं, से। सही बात है। तो मैं फ्रीलांसिंग करता था। अच्छा, आपने एक ही कंपनी के लिए काम किया या और भी कंपनीज के लिए काम किया? वो घानवत के जो जितने भी सब डिविजन थे वहां सब जगह जाते थे, लेकिन मेजरली मैंने घानवत के लिए काम किया। समझ गया, समझ गया। तो बेसिकली एक आपको एक अच्छा कांटेक्ट मिला, और वो कांटेक्ट के थ्रू आप अदर कॉन्टेक्ट्स बनाते गए, जो भी सब डिवीजन वगैरह, और उसमें आपने 8 महीने तक आपने रेंडरिंग सर्विसेज वहां पर जनरली प्रोवाइड की, ठीक है। थोड़ा यस बहुत सर। कुछ अलग भी किया होगा, लेकिन मेजरली आपने रेंडरिंग वाला पार्ट किया। हाँ मतलब मॉडलिंग का जो भी करेक्शन रहता था हम लोग करते थे। हम्म। बेसिकली मैं रेंडरिंग बहुत अच्छा निकालता था, तो उन लोग रेंडरिंग के लिए बुलाते। क्या निकालते थे आप? वीरे से निकाला था। वीरे, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है।
और यहाँ पर जो आपने अमाउंट स्पेंड किया था, स्किल स्पेंड की थी, मुझे बहुत अच्छा ये लगा पता, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मैं इस तरीके से काउंसिल करता हूँ तो वो 2016 में कुछ कर रहे होते हैं, फिर उसको यूज कहीं पर भी नहीं करते, लेकिन आपने इसको यूज तो कर लिया एटलीस्ट, ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया 8 महीने, और ये 8 महीने आपने किया, उसके बाद अभी की उसके बाद की स्टोरी क्या है? तो उसके बाद मेरे फादर के हेल्थ की वजह से मैं वापस अपने गांव शिफ्ट हो गया। चलो। और फिर मैंने वहां सोचा कि यहाँ पे 3D मॉडलिंग के अपन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ओके। बट वो हो जाता है सर, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जितना कमाते हो काम मिलता वो है उतना नहीं मिलता। आपको गांव में नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर भी कुछ 6-7 प्रोजेक्ट किए, लेकिन वही वो बार्गेनिंग वाला सीन हो जाता था, फिर मजा नहीं आता था करने में। क्योंकि बराबर, तो यहाँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे आपने 6-7 प्रोजेक्ट किए, यानी आपने एक तरीके से कोशिश की कि यार ये जो मैं यहाँ पर जो स्किल को प्रोवाइड कर रहा था मुंबई जैसे शहर में, उसको मैं जलगांव में लाऊं, जलगांव में इम्प्लीमेंट करूं। और यहाँ पर लोग इतना पे करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि मुंबई में तो क्या ज्यादातर जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो बिजी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार चलो करवा लेते। अब जैसे आपने ये बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे थे, आप एक्चुअली देखने जाए तो अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं, उनके साथ आप काम कर रहे थे, क्योंकि मेरा मतलब मुंबई में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो मुझे पता है ये कौन किसके साथ आप काम कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे थे, और ये बड़े बढ़िया काम कर रहा है, आपने काम किया है तो। और ऐसा यस काम फिर से जलगांव जैसे में मिलना एक तरीके से बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। ऐसा नहीं बोलता कि यस नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना पड़ेगा। लोग आपको जानते हो कि हाँ भाई ये तो बढ़िया है, एंड बड़े लोग जो है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भी आपको आप तक काम पहुंचे, इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। तो आपने 6-7 प्रोजेक्ट किए। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 6-7 जो प्रोजेक्ट आपने किए, इसमें आपने क्या काम किया? सर, जैसे कि मैंने प्राइवेट हाउसेस डिजाइन करे, तो प्राइवेट रेजिडेंशियल 2D 3D बोल हाउसेस सकता हूँ मैं? वगैरह। यस सर, 2D 3D दोनों दी। ठीक है, ये आपने विथ किस में करते एलिवेशन थे 3D? वगैरह रेविट में ही करता था सर। मैं एक बार 3D बना लेता था, उसी का समझ। फिर प्रिंट 2D में कन्वर्ट कर लेता। जबरदस्त टूल है यार, रेविट बहुत जबरदस्त है। अब हमारे हाँ, उसमें भी है, जीरो टू हीरो में एक बार देख लेना, बहुत मैं काम है। एक बार वापस वो रिवाइज करने वाला हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने मिस किया है। वो भी हम देखते हैं उसमें क्या बढ़िया चीजें हमने डाली। हाँ, तो यहाँ पे आपने 2D 3D रेविट का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपकी ऑलरेडी यहाँ पर स्किल थी, रेविट प्लस वीरे एंड सारी चीजें आप करते थे, तो आपने उसको यहाँ पर किया 6-7 प्रोजेक्ट आप जलगांव में, और जलगांव में हो अभी। अब फिर क्या किया उसके बाद? तो फिर मैंने अपने फादर की एक साइट कुछ टेक्निकल रीजन से बंद थी कुछ सालों तक, उसको वापस से रिवाइव करके वो कंप्लीट करा। उसके एक बाद मिनट, 1 साल का। हाँ सर। आपने अपने फादर की जो साइट है वो आपने बोला बंद थी, ठीक है, हाँ सर। और यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो साइट बंद थी और आपने उसको कंप्लीट करी, उसमें काम क्या हुआ? उसमें क्या साइट एग्जीक्यूशन का काम हुआ, या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर तरीके से काम हुआ? किस तरीके से काम किया आपका आपका रोल, और आपकी स्किल क्या यूटिलाइज हुई? सर, मेरा रोल वहां पर ये था कि डेली मुझे साइट पर जाना है, हम्म। काम भी एग्जीक्यूट करवाना है, सुपरवाइज भी करना है। ओके। तो ये दोनों चीजें थी सर। बिलिंग वगैरह का तो जहाँ गवर्नमेंट के इंजीनियर्स आते थे वही हैंडल करते थे, बट जो एग्जीक्यूशन था वो मेरी तरफ। चलो, तो तो आपने वहां पे साइट बेसिकली, एग्जीक्यूशन किया। यहाँ पर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर स्किल का इस्तेमाल किया? नहीं सर, यहाँ पर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बड़े अक्षर से लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया, यानी जो हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो टूट गया, राइट? ठीक है, इसको यस सर। देखते हैं। अभी तो मुझे यही दिख रहा है कि ये जो आप डिप्लोमा से एक सॉफ्टवेयर वाली लाइन में आगे बढ़ रहे थे, देखो यही हमें जानना होता है ना, एक हमारी जो जर्नी है उससे बहुत आइडिया लग जाता है कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो आपने डिप्लोमा किया और यहाँ पर XYZ गाइडेंस से आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कदम रखा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपने प्राइवेट कंपनी के लिए, बिल्डर्स के लिए अच्छा रेविट फ्रीलांसिंग वर्क भी किया 8 महीने, आपने रेंडरिंग वीरे वगैरह निकाला, और यही चीज़ को आपने जलगांव में भी 6-7 प्रोजेक्ट में अप्लाई किया। 2D 3D आप अप्लाई करके देते थे। उसके बाद आप अब यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन है, ये एक तरीके से नॉन सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री में आ गया, राइट? ठीक है। यस सर। और ये जो साइट थी, ये ऑब्वियस बात है कि गवर्नमेंट की साइट थी, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट था ना इसका? यस सर, मेरे फादर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट था और मैं परफेक्ट। एज ए ये साइट सुपरवाइजर। कंप्लीशन में आपका जो बेसिकली वही बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की थी ना? यस सर, सेंट्रल परफेक्ट। गवर्नमेंट का। तो ये आपने अच्छे से कंप्लीट करके दिया साइट सुपरवाइजर। यहाँ पर क्या आप ऑनेस्टली बताना कि आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि ये तो आपके लिए पहली चैलेंजेस। बार हुआ ना, डिप्लोमा यस से सर। आपने तो ये एक्सपोजर था ही नहीं, दिस इज योर फर्स्ट यस टाइम। सर। यहाँ पर आपने क्या चैलेंजेस
एक्सपीरियंस किए वो बताइए। सर जैसे कि लेबर से काम निकलवाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है साइट पर। परफेक्ट। और दूसरी बात ये थी सर कि जितना आपको टेंडर में मेजरमेंट दिया है उसके अबव ना जाते हुए उसी लिमिट में काम करना। तीसरा था सर मटेरियल्स का जुगाड़ करना। मटेरियल्स क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैगरी पाउडर, एलोवेरा जेल, फिर अपना काऊ डंग, उसके बहुत सारे केमिकल कंपाउंड आपको फर्मेंट करके रखने पड़ते हैं और उसके बाद वो लाइम वाटर में आप यूज करते हो एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो लेबर फाइंड करना और ये सब मटेरियल्स को लाना और एक्चुअल केमिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि लाइम में पानी जाने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइम इतना हीटेड होता है कि उसके सीधा वो गर्म भाप के फव्वारे ही निकल जाते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट एक जानकारी होनी यस चाहिए। सर। तो वो मुझे पता नहीं था। बाय द टाइम मैं जैसे जैसे करते गया तो काफी चीजें पता चली कि जैसे अपना लाइम होता है उसको आपको मिनिमम 24 डेज तक आपको भिगा के रखना पड़ता है उसको। तो उसके बिना आप काम ही नहीं कर सकते यूज नहीं उसमें, कर वरना सकते। जो ओके। भी करोगे तो वो फट जाएगा। अच्छा, चलो तो ये आपका ये साल कौन सा है 2016 में जो आपने कंप्लीट किया, और जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आप कौन सा साल चालू है? तब सर बेसिकली 18-19 चल रहा था। 18-19? सर मैंने 16 से 2018 या लेके 2019 चल रहा था ये बोल रहे हो ना? हाँ। ओके, मैं ये सोचा कि यहाँ कहीं हम सदी में रिवर्स। नहीं ठीक है। चलो तो 2018 या 2019 चल रहा था, और आपकी जर्नी ये ऑब्वियस बात है क्योंकि आपका एक साल का समय तो यहाँ पर मुंबई में ही लग गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यस और उसके बाद फिर आप जलगांव में भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 8-6 महीने या एक साल आपने काम किया होगा। एंड फिर यस ये सारी चीजें 2018-2019 में यहाँ पर आपको जो चैलेंजेस हुए, ये आपने खुद से सॉल्व किए या अपने फादर की हेल्प ली, या ये कैसे किया? जो आपने बोला कि यार मुझे केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में पहली बार पता चला, मुझे ये पता चला कि काम करवाना मुश्किल होता है, और आपने बोला कि स्पेसिफिक बजट के अंदर रह के ही चलना होता है, नहीं तो यार हम प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल का भी एक तरीके से हमें सीखना है, क्वांटिटी को भी हमें देखना है कि सारी चीजें, ये जो चीजें ऑब्वियस बात है कि आपने फिगर आउट कर ली 2018-2019 में। ये कैसे की, मतलब इसमें अपनी आपकी हेल्प किससे? ये सब बेसिकली मेरे फादर का बहुत ज्यादा गाइडेंस था इसमें। परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि और ये उनके आपका क्या है गुडविल पर। पता है, ये जो आपने हाँ बोला सर। ना आपके फादर का, आपने फादर के आपके फादर ने यहाँ पर हेल्प की, ये आपका है एक तरीके से अनफेयर एडवांटेज। ये आपको इसको यस सर। बहुत ऊपर रखना चाहिए। सब लोगों के पास ये एक्सपोजर नहीं होता है ना। यस सर। आपको पता होगा कि यार बहुत सारे, क्योंकि मैं तो इतने सारे लोगों को गाइड करता हूँ तो मुझे पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन वाले लोग होते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता कि यार पता ही नहीं चलता क्या बिल्डर लॉबी है, बिल्डर लॉबी के बारे में कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, काम कैसे होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं। आपके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो, ठीक है, आपके फादर ने आपको सिखा। और ये कुदरत का निजाम होता है यार, अगर शायद उनकी क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट ऐसी कंडीशन हेल्थ वाइज नहीं होती तो शायद फिर वही बेचारे करते थे, वो सोचते कि मिहिर अपना कुछ कर रहा है, मिहिर मुंबई में अपना कुछ कर रहा है, चल मैं अपना काम करूं। लेकिन ये यस सर। एक तरीके से अभी मुझे लगता है कि इट इज गुड कि आपके फादर ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सौंपी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिली होगी, और आपने उसको अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये सिनेरियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्टअप तो हुआ होगा कि यार कुछ तो हमने कंप्लीट किया है, भले हेल्प से, बट इतना तो हो गया कि कर सकते ना। इसके बाद क्या हुआ? सर इसके बाद मैं साल भर तो ऐसे ही सुपरवाइजिंग कर रहा था, क्योंकि तभी मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट लेने का कोई ऐसा पोजीशन नहीं था फाइनेंशियल। तो मैं फाइनेंशियली, मेरा छोटा भाई भी है, वो भी एएसआई का ही अभी आर्कियोलॉजी का पढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करना, फैमिली सपोर्ट करना, और घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं ये चाहता था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूँ। उसके बाद सर 20 में कोविड लॉकडाउन लग गया। तो सर 20 में कोविड लॉकडाउन लगने से पहले ही हमने एक टेंडर कंप्लीट किया था, वो टेंडर हमने लिया भी। तो लॉकडाउन में तो 2 साल वो काम हो ही नहीं पाया। और एएसआई का काम था, तो उसमें ऐसा होता है सर कि लाइव मोटर को आपको सेटिंग टाइम देना पड़ता है 21 दिन होगा। मतलब अगर आपको एक स्टेज कंप्लीट कर रहे हो तो उसको आपको 21 दिन क्यूरिंग और सेटिंग टाइम देना ही पड़ता है, वरना वो कोलैप्स हो जाएगा। तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लग गए वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में। देखो, एक मिनट एक मिनट, आप यहाँ पर आपने लगभग 2-3 बार मोर्टार के बारे में बात की, ठीक है हम्म। है ना। और उसमें आप स्पेसिफिकली मोर्टार में भी स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हो
लाइम मोर्टार के बारे में, राइट? यस सर। नाउ मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है हम्म कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम्म तो उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भाई आपको आरसीसी एग्जीक्यूट करना है, या आपको रेनफोर्समेंट या पीवी स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना है, ये एग्जीक्यूट करना है, वो हम्म। एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। लेकिन आपकी कन्वर्जेशन में मैं ये बार बार एक चीज सुन रहा हूँ, दैट इज लाइम मोर्टार। तो आपका यस सर। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में था जो आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे? क्या इसी के बारे में था, सर या होल होल कंस्ट्रक्शन के बारे में था, या होल साइट के बारे में था? होल साइड था सर पूरे वो का? हमको। यस है यस है। तो एक जैसे पुराने जमाने में होता था कि किला टाइप होता था, चारों साइड तटबंदी होती थी और उसमें दो बुरुज रहते थे, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स रहते थे। तो बारिश की वजह से वो कोलैप्स हो गए थे और एएसआई के अंदर वो प्रोटेक्टेड था। तो अभी एएसआई का 16-17 से ये रूल ही हो गया है कि आप सीमेंट मोर्टर में काम ही नहीं कर सकते, परफेक्ट। लाइम मोर्टर में ही करना पड़ता है। और तो स्टोन स्टोन उसमें मशीनरी का क्या था वहां पे, ये भी बता दो। सर उसमें स्टोन मशीनरी भी था, अंदर यूसीआर भी था, थोड़ा अपना रीइंफोर्समेंट का भी काम था कि जैसे कि वो गेट था तो वो अंदर की साइड कोलैप्स ना होते हुए, अगर इन फ्यूचर कभी कोलैप्स भी होता है तो बाहर की साइड होगा। तो उसमें आरसीसी का भी थोड़ा काम था, लेकिन कंक्रीट नहीं था उसमें, सिर्फ स्टील रीइंफोर्समेंट था। समझ गया। तो जैसा आपने सी बेसिकली सेक्शन वगैरह। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एएसआई वाली साइड के रिलेटेड ही थे, कैसे थे उसके रिलेटेड ही थे, जलगांव में? एएसआई वाले। यस सर। और एक और चीज यहाँ पर मैं यूजर्स जितने भी हमारे देख रहे हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन्होंने स्टोन मेशनरी के अंदर काम करना था, कंक्रीटिंग का कहीं पर भी इसमें भी वर्क नहीं था, राइट? कि नहीं सर। M25 M20 ग्रेड ऑफ नहीं नहीं कंक्रीट नहीं। कोई उलझना नहीं है। मेशनरी वर्क था जिसमें आपने बताया स्टोन मेशनरी था, और यूसीआर भी आपने बताया। जिनको नहीं पता उनके लिए यूसीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए मिहिर जी। अनकोर्स रबर मशीनरी। अनकोर्स रबल मेस्टरी। और अगर थोड़े टाइम पहले अगर कोई हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है तो थोड़े टाइम पहले हमने यूसीआर के बारे में एक बहुत बढ़िया कंटेंट डाला था कि कितना परसेंटेज हमें स्टोन ज्यादा लेना पड़ता है। एक थोड़ा हिसाब किताब हमने शेयर किया था सोशल मीडिया पे, यूसीआर अनकोर्स रबल मशीनरी। तो अनकोर्स रबल मशीनरी का वर्क था आपने, जो कि एक तरीके से स्टोन मशीनरी का ही प्रकार है। उसमें आपने रेनफोर्समेंट वगैरह भी प्रोवाइड किया, और ये सारी काम ही आप लेते हो। ये जो सारे काम आपके फादर ले रहे थे जो अभी आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फादर की इसमें एक्सपर्टीज थी या क्या था? सर फादर की एक्सपर्टीज तो वैसे कंक्रीट में भी थी। अच्छा। पहले हम लोग म्यूनसिपालिटी का वगैरह भी काम करते थे, जैसे नगर परिषद हो गया, महापरिषद हो गया। बट उसमें क्या होता है सर कि आपके पैसे फंस जाते हैं। तो जो पेमेंट आपका, मतलब जितना आप प्रॉफिट सोच के चलते हो, पेमेंट इतना डिले हो जाता है कि आप वो फिर प्रॉफिट बना ही नहीं पाते उसमें। और एएसआई के अंडर होने से ये बेटरमेंट है कि एएसआई में किसी भी फंड का जब, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का जब एस्टीमेट बनता है तो वो लोग पहले फंड्स अलॉट कर देते हैं उस स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट को। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर स्टेप वाइज काम करता है उसको वैसा पैसा 8-15 दिन में रिलीज हो जाए, ज्यादा फंसता नहीं है। समझ और गया। दो पैसे मार्जिन भी अच्छा है उसमें, तो वही देखो कंटिन्यू कर लिया। यहाँ पर मैं मिहिर जी को तो पता ही है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज एएसआई, ये सर। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यार ये गवर्नमेंट के लिए प्राइड की बात होती है ना। जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी ऐसी जगह है जो भी एएसआई के अंडर में आती है, ये गवर्नमेंट के लिए प्राइड की बात है। वहां पर टूरिज्म अटैच होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। वो ये सर। कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेशन में भी हेल्प होता है। तो उसका आपने कहीं पर भी देखा होगा, अभी गवर्नमेंट खास करके, अभी मैं बात करूं पिछले 10-15 सालों में, तो गवर्नमेंट ने ऐसी साइट के ऊपर एक ढूंढ ढूंढ के निकाली है कि भाई इसको अच्छा करना है, इसको अच्छा करना है, इसको अच्छा करना है। बहुत बहुत। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस टाइप के प्रोजेक्ट लिए उनका बेटर हुआ है, उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। क्योंकि जैसा कि आप मिहिर जी ने भी बताया कि यार उसमें फंड जो है वो जल्दी से रिलीव होता है, तो ये गवर्नमेंट को भी होता है कि चल भाई ये साइट चालू हो जाएंगे, इसका टूरिज्म बेटर होगा, एंड अब बाद में गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा। तो ये यस आपने सर। बढ़िया बात बताई कि, और ये आपके फादर ने एक्चुअली आइडेंटिफाई की होगी, जैसा मेरा वो है जैसे कि जैसे। आपके फादर ने क्योंकि ट्रेंड को समझना जरूरी है। एज एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हमें समझना होता है कि यार ट्रेंड कहाँ जा रहा है, बिजनेस कहाँ जा रहा है ना। तो उसके हिसाब से हमें भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा
मूव है और बहुत अच्छा मूव था। तो वहां पर आपने बेसिकली मशीनरी वर्क और लाइम मोर्टार के साथ ही काम करना है, सीमेंट मोर्टार के साथ काम नहीं करना, बिकॉज ये एक तरीके से हमारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ और उसके साथ आता है। और क्योंकि ए साइज साइट है तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर इस टाइप की चीजें ही चलती है। और कंक्रीटिंग का इस्तेमाल भी नहीं बोला, रेनफोर्समेंट और इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि होगा क्या पता है, जब सीमेंट मोर्टार तो उसमें वो जो आर्कियोलॉजिकल और जो वो पुराने वाला जो फील है ना वो नहीं आ पाएगा। अगर वो उसको नहीं आता सर। कंक्रीटिंग ही कर दो, ठीक है, तो भाई वो M25 या कोई भी ग्रेड का तो वो फील नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको इसमें काम करना होता है। नाउ अभी उसके बाद आपने बोला कि 2018-19 में फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन भी आया है ना, डाउनफॉल आया, दैट इज 2 साल का आपका लगभग गेप हो गया है ना। यस सर, क्योंकि कोरोना, लॉकडाउन नहीं था। हाँ लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, इसमें सभी को नुकसान हुआ, खास करके जितने भी फील्ड वर्क से रिलेटेड जो लोग थे सभी को नुकसान हुआ। इट्स बहुत बहुत। कंप्लीटली ओके, ये कोई बहुत वो बात नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, चलो मान लेते हैं कि 2022 तक हम मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या जर्नी आगे बढ़ी। सर उसके बाद जो मैंने 2019 में मेरे पापा के रजिस्ट्रेशन पे टेंडर हुआ था हमारा, उसको एग्जीक्यूट करना चालू किया। ओके, आपने और एग्जीक्यूशन जो 2019 में टेंडर पास हुआ था। यस सर, यस सर, उसको हमने अभी 2023 में कंप्लीशन लेके, जिस Okay. गवर्नमेंट मतलब जिस डिपार्टमेंट के पास था उन लोग को वो वापस कर दिया कंप्लीट करके। हो गया, कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, बढ़िया। चलो तो ये भी हो गया कंप्लीट 2023 में, ठीक है। यस सर। नाउ फिर उसके बाद 24 से तो फुल ब्रेक ही है सर अभी तो। अभी ब्रेक क्योंकि है। सर क्या हो गया ना कि इलेक्शंस थे बीच में, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और गवर्नमेंट का काम लेते समय ये एक बात बहुत पर्टिकुलरली ध्यान में रखनी पड़ती है कि सरकार अगर स्टेबल नहीं है तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो परफेक्ट बात है, ये तो नुकसान हो सकता है, बहुत क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है। और यार सैड बात ये है, देखो यार, गवर्नमेंट के साथ काम करने में बहुत बड़े दो एक्सट्रीम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को पूरी अपनी जर्नी में फेस करने पड़ते हैं। पहला बड़ा एक्सट्रीम कि आपके पास सही प्रोजेक्ट आ गया एंड गवर्नमेंट बूम कर गई तो आप भी उसमें बहुत आगे बढ़ जाओगे। यस सर, यस दूसरा सबसे बड़ा जो अभी आप बता रहे हो, इलेक्शंस वगैरह आ गए महाराष्ट्र में, तो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा डामाडोल है। अभी भी चल रहा है, अभी भी हाँ, चल कि कौन आएगा कौन जाएगा कौन किसकी पार्टी में क्या है, इन सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक दूसरा वाला एक्सट्रीम भी देखना पड़ता है, जहां आपके हाथ में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो गवर्नमेंट के डामाडोल या अनस्टेबिलिटी की वजह से सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो वहां पर आपको बिग लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, ये कंप्लीटली मुझे पता है, आई कंप्लीटली एग्री। ना इसका भी मैं एक तरीके से आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन पहले आप अपनी बात बता दीजिए, आप क्या बता रहे थे। सर तो वही है कि मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि तू चाहे प्राइवेट में काम कर, गवर्नमेंट से काम कर, लेकिन अगर तू गवर्नमेंट से पैसा निकालना सीख गया ना तो तू दुनिया में कहीं से भी पैसा निकाल सकता है। सही बात। तो वो एक चीज थी। उसके बाद सर मैंने एक प्रोजेक्ट देखने गया था। तो जैसे मैंने साइट देखी, एएसआई का ही साइट था। तो और जिनके वो पूर्वज थे उनकी जनरेशन अभी भी वहाँ पे रहती है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर चैलेंजेस बहुत है और उतना पैसा मैं बना ही नहीं पाऊंगा उस साइट पे। इसलिए मैंने वो साइट गिव अप कर दी। अभी हमारे जैसे जैसे सारे डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, इस मंत्री को उस मंत्री को, उस तरीके से फिर अभी हमारे ऑलमोस्ट 13-14 CR के प्रोजेक्ट्स अप्रूवल के लिए गए हैं मंत्रालय में। सो वी आर वेटिंग ऑन दैट कि जैसे भी वो अप्रूव हो जाएंगे तो मैं अपने पुराने फील्ड में वापस चला जाऊंगा। बट बाय द टाइम घर बैठने से अच्छा आई वॉज होपिंग कि मैं थोड़ा सीमेंट कंक्रीट का भी नॉलेज ले लूं, हाँ, तो यही मुझे एक वो एडवांटेज रहेगा। मेरा सजेशन से आपसे, मिहिर जी, एक बहुत यही है। और ये आई थिंक मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद के करियर में लगभग मैं दूसरी बार गाइड कर रहा हूँ इस टाइप के सिनेरियो को। तो इसके पहले वाला एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक महसाना डिस्ट्रिक्ट था, जो आपने कहानी बोली। गुजरात। हाँ, गुजरात। वहां पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें एएसआई के अंडर आती हैं, सारी चीजें होती है, बढ़िया होती है। एंड गुजरात की अगर हम बात करें तो सेम तरीके से जो आपका, आप तो एक तरीके से अपने फादर के बेटे हो, ठीक है, यानी एक तरीके अभी आपके फादर भी वर्क कर रहे हैं इसी फील्ड में।
नहीं सर, मैंने उनको रिटायरमेंट दे दिया। रिटायरमेंट के आप करो, आप अभी बैठो, अब मैंने चीजें सीख ली है तो मैं आपको। सर क्या होगा ना, बेसिकली कोविड के टाइम पे उनको जो म्यूकर माइकोसिस हुआ था, ब्लैक फंगस जिसको बोलते थे, तो उसमें उनका एक आंख रिमूव करना पड़ा, तो बहुत सी मेजर सर्जरीज हुई है उनकी। तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी आप थोड़ा स्टेप बैक ले लो, जहां मुझे प्रॉब्लम आएगी मैं खुद आपको साइड पे ले जाऊंगा, आप मुझे गाइड कर देना, बस सही बात उतना है, आप कर लो। क्योंकि ही इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, उन्होंने बहुत यस सारी सर, यस सर। बीमारियां देखी है। तो आप जहां अटकोगे तो डेफिनेटली उनका गाइडेंस बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो वो उनको आप एक बैकअप के तौर पर बहुत अच्छे से रख सकते हो। सर नाउ बड़ी बात नहीं करूंगा, 2016-17 में जब हमने एएसआई का रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया था, तो पूरे महाराष्ट्र में हम लोग टॉप 5 कंपनी में थे, एक थे। और उनका गुडविल इतना है कि कभी मुझे ये नहीं होता कि मुझे अगर सीमेंट लाना है तो मुझे हार्ड कैश चाहिए अभी, वो उनके नाम पे ही क्रेडिट पे मैं जब दूंगा तब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए, और इसीलिए मैं सीमेंट, मतलब जो भी कंक्रीट रोड हो गए, नेशनल बिल्डिंग्स हो गए, जैसा भी हो गया, मैं उसमें ज्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें रोड का बेसिकली मुझे ये फंडा अच्छे से पता है कि 28 डेज आपको मैक्स ध्यान देना है उस पे। 28 डेज क्यूरिंग हो गया, उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, सही बात है, वो उसके बाद तो फिर वो एजिंग हो गया। और कल भी हमने देखा कि 28 दिन में अगर स्ट्रेंथ पकड़ा पकड़ा जाती है, अच्छी हो जाती है, टेस्टिंग कर ले तो फिर आप थोड़ा एक तरीके से सांस ले सकते हो राहत का, कि अब कंक्रीट जैसे के जैसे अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंक्रीट की एजिंग का, तो एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ जैसे पर आपने ये बताया कि यार अभी 2024-2025 के दौरान, यानी अभी पिछले 1-2 साल से, तो आपकी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है कि यार गवर्नमेंट स्टेबल हो, थोड़े डिपार्टमेंट अलॉट हो, तो आपका साइनिंग वगैरह अप्रूव है। ठीक है। तो काइंड यस ऑफ सर। अप्रूवल के ऊपर आप निर्भर हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, है ना, ये आगे भी होगा। महाराष्ट्र में जो सिनेरियो है, इसको मैं जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से देख पा रहा हूँ, कि जो अभी हुआ है, थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी जो भी हम बोले, लेकिन ये जो सिनेरियो होता है, ये आगे भी होगा। क्योंकि अब वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स हो चुकी है। वहां पर एनसीपी भी है, फिर महाराष्ट्र की लोकल पॉलिटिक्स भी है। ठीक है। एंड फिर ऑब्वियसली बीजेपी भी है, एंड सारी चीजें, बीजेपी, तो इसमें क्या शिवसेना, होगा कि सेना। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के कुछ प्रोजेक्ट डिले हो गए, और कभी ऐसा भी समय आएगा, ये दिख रहा आगे 4-5 सालों में, कि इतनी तेजी से काम होगा कि जितने तेजी से जो हमारे अटके कॉन्ट्रैक्ट है 10 सालों में, जितना एकदम स्लो डाउन तरीके से हो गया यहाँ अभी 2022-23 में या 19 में, या कोरोना की वजह से हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी, आगे 4-5 सालों में ये समय भी आएगा कि बहुत तेजी से काम होगा, कॉन्ट्रैक्टर का फायदा होगा। और ऐसा भी समय आएगा थोड़े टाइम में कि अगेन दिस काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारा बहुत सारा अप्रूवल रुक जाएगा। और यहां पर मिहिर जी, अब हमें ध्यान देना है पूरी थ्रू आउट दी जर्नी के ऊपर। ठीक है। तो अभी जो आप जो जो स्टेज में हो, वो स्टेज कैसा है पता है? अभी आप पूरा का पूरा, एक तरीके से बोलूं मैं रॉ अल्फाज में, तो आप धंधा समझ चुके हो। ठीक है। आप हम्म। तरीके से वो धंधा समझ चुके हो। हाँ, धंधा समझना और प्रॉफिट कमाना ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो धंधा समझता है उसको पता है कि यार कभी प्रॉफिट होता है, कभी नहीं भी होता, एंड कभी यस सर। सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं होते। लेकिन जो ये आपने जर्नी, और जो आपकी बात में भी लास्ट में कॉन्फिडेंस दिखा है कि यार हमने ये वाला प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट, टेंडर जो था 2019 वाला, उसको भी कंप्लीट कर दिया। 14 से 15 करोड़ के अभी आपका अप्रूवल पेंडिंग है, एंड डेफिनेटली ये भी हो जाएगा, जो आपने कॉन्फिडेंस दिखा, बस एक बार अप्रूव तो हो। ठीक है। एंड यहाँ पर आप अभी जो स्टेज में हो, पूरे मतलब एक तरीके से बिजनेस माइंडसेट आपके अंदर इंक्लूड हो चुका है, विच इज वेरी गुड। और आपकी जो जर्नी की शुरुआत थी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर ले भाई, बाकी यूजर्स को भी बहुत अच्छा यहाँ पर इनसे, क्योंकि सारी चीजें मैंने लिख ली है ना, हमारी जैसे जैसे बातचीत हुई, कन्वर्सेशन हुई, तो मैंने सारी चीजें सीख ली है और लिख ली है, ताकि हम इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। नाउ डॉट कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पर आपने अपना डिप्लोमा कवर किया 73%, जिसका अभी के जो आपके स्टेज है उससे कोई भी लेना देना नहीं है, पहले तो आप इस बात को समझ लो, है ना। ये यस मैंने सर। लिखा ताकि मैं बाकी लोगों को भी बता पाऊं कि अगर आपके कॉलेज के मार्क्स थोड़े बहुत प्लस माइनस है, तो वो हो सकता है कि उस वक्त, जैसा कि मान लो कि आज कोई एग्जाम दे रहा है, आज मान लो कि 21 तारीख को अभय जी का भी एग्जाम है, तो मान लो कि उनके कम परसेंटेज आएंगे, तो हो सकता है कि उनको प्लेसमेंट में दिक्कत हो, 1-2 साल के लिए वो दिक्कत रहती है। लेकिन लॉन्ग जर्नी में वो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। लॉन्ग जर्नी में तो आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, आपकी अपनी मेहनत क्या है। और ऐसा बहुत बार होता है कि शुरुआत में लोगों की केटी भी होती है, यानी पास भी नहीं होते सारे सब्जेक्ट, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत अच्छा कर पाते हैं।
तो Yes. ये तो है, ठीक है, अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा ये कि आपने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जंप किया, आपने लगभग 1-2 साल का यहाँ पर एक तरीके से सर्विसेज भी दी, फ्रीलांसिंग के तौर पर दी, या आपने जलगांव में भी काम किया, एंड उसके बाद डायरेक्टली आपका जंपिंग हुआ एक तरीके से, जो आपके फादर का प्लस पॉइंट आपके पास था, और ये सही डिसीजन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और आपको भी पता होगा, क्योंकि अभी जो करोड़ों की आप बात कर रहे हो, ये शायद यहाँ पर तो नहीं कर पाते जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज है, इसमें तो कभी भी नहीं, या तो लाखों की बात कर लो तो भी बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके फादर का एक तरीके से बिल्डअप था, तो आपने साइट सुपरवाइजर, साइट एग्जीक्यूशन, टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपने जो केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह सीखी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है, वैल्यू है, उसको आपको कंटिन्यू रखना है भाई। वो आपको है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट देगी, ठीक है। ये जो आपका पूरा का पूरा यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई ना आपकी, ये जो आपकी जर्नी, जो आपने रैबिट का जो 2D 3D करके दिया जलगांव में लोगों को, उसके बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, जो आपके फादर का ही, मैं तो बोलूंगा कि ज्यादा इसमें एक तरीके से आपके पास अनफेयर एडवांटेज है। हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ कुदरत का अनफेयर एडवांटेज है, तो आपने उस अनफेयर एडवांटेज को लिया और आप उसको कंटिन्यू कर पा रहे हो, और आगे ये आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जरूर से देगी, क्योंकि आपने एक चीज ये भी बताया कि अब आपको साइट देखकर पता लग जाता है कि यार इसमें मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, जो अभी yes, sir. आपने बताया। एंड ये Yes, अपने आप में यार, इससे बड़ी स्किल क्या चाहिए। ये अगर कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं पता कि ये साइट देखकर कि भाई इसमें मैं कितना प्रॉफिट निकाल पाऊंगा, तो फिर तो वो जर्नी अभी खेल ही रहा है, ठीक है। अंदाजे से मतलब देखने से अंदाजा आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर किस तरीके से काम होगा, अभी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा, इस सारी चीज। तो ये yes, sir. जो आपने बात की, इससे मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि भले ही अभी गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी है, लेकिन ये जो अप्रूवल होगा, थोड़ा इसमें सब्र करना होगा, तो इसमें तो आपको फायदा होगा ही थोड़े टाइम में। लेकिन क्योंकि अभी ऐसे स्टेजेस बार बार भी आ सकते हैं, और ये हमारे सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल में हमारे हाथ में नहीं है, नहीं सर। हमारे पास जो नॉलेज है उसको उसको डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है, मीर जी, इसको भी यस समझो। सर। तो ये तो जरूरी है, इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि जो आपका कद है, जो आपका और आपके फादर का मिलाकर, और आपने एक ये भी बताया कि आपका एक और भाई भी है, यस जो सर। ऑलरेडी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है आपके भाई? आर्कियोलॉजी में ही पढ़ रहे हैं वो तो। पढ़ाई कर रहा है अभी, हाँ। ठीक है। देखो, अब वो पढ़ाई करने की उम्र में तो आ गया, और 1-2 साल में कुछ काम भी करेगा, है ना, आपका हाथ भी बटाएगा, ठीक है। कितने साल का है वो? वो अभी 25 है सर, और और वो जहाँ पे पढ़ रहा है उसको वहीं पर जॉब भी ऑफर हो चुकी है नोएडा में। अच्छा, नोएडा में वो? हाँ। ओके, क्या मतलब, ठीक है, बढ़िया है। वो रिसर्च फील्ड में है बेसिकली, वो एएसआई के रिसर्च फील्ड में ही है। बढ़िया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, एएसआई की रिसर्च फील्ड में अभी तो उसको उसका उनका काम करने दो, है ना, वो अपने नोएडा से अपने फील्ड में आगे बढ़े, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर एक और चीज भी सीखी है कि यार लेबर से कैसे काम करवाना है, आपने ये भी सीखा है कि गवर्नमेंट से किस तरीके से अमाउंट मतलब हासिल करना है। आपने ही बोला कि आपके फादर ने बोला था कि यार अगर जिसने गवर्नमेंट से पैसा निकालना सीख लिया तो वो किसी से भी पैसा नहीं। ये सारी आपकी लर्निंग शो कर रही है, जो आपने बातचीत करी, इससे मुझे आइडिया आ गया कि आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान। तो यहां पर मेरा एक प्रैक्टिकल सजेशन अगेन ये है कि पैरेलली आपको, जो आप एएसआई, आप अभी है ना बहुत नीश में काम कर रहे हो, दैट इज आप एएसआई के रिलेटेड वाले प्रोजेक्ट पे ही काम, एक बहुत नीश है ये। आप जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हो, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट है उसके अराउंड ही आप ले रहे हो, और उसमें भी फिर लाइव मोटर वगैरह के चैलेंजेस आते। तो मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि यहां पर आपके पास दो स्कोप है जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। 1-2 साल अगर हम अपने एक्सपीरियंस के साथ बैठे रहेंगे तो शायद इतना फायदा ना हो, और ये क्योंकि हमारे हाथ में भी नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके पास दो स्कोप है, आपके जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो लर्निंग, आपका जो माइंडसेट है, उसके हिसाब से पहला तो ये कि आप खुद के ओन साइट स्टार्ट करिए, है ना, छोटे साइट से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके पास जैसा कि बताया कि क्रेडिबिलिटी भी है मटेरियल मंगवाने की, ठीक है, मटेरियल मंगवाने की क्रेडिबिलिटी है, साइट को चलाने की क्रेडिबिलिटी है, साइट को एग्जीक्यूट करने की। ओन साइट, छोटी साइट से स्टार्ट करना भाई, G+1 ही बना देना, ठीक है। छोटे प्लॉट्स वगैरह है, या इसमें आप वो भी कर सकते हो, काइंड ऑफ पार्टनरशिप काइंड ऑफ भी कर सकते हो कि भाई किसी और की लैंड है, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट्स हो गए। लेकिन इसमें थोड़ी सी शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन ये जो आपको कॉन्टेंट देगा ना, क्योंकि ये आपके अभी आपके जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल एक तरीके से 25% ही मैं बोलूंगा, पूरा काम को प्रॉफिट तक ले जाने तक,
क्योंकि ऑब्वियस बात है कि मेजर चंक तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है, कंट्रोल पूरा। यहाँ पर जब आप अगर ऑन साइट चलाना सीख गए और इसको एग्जीक्यूट करना, जो कि शुरुआत में हर्डल्स होगा, और अभी आपकी जो एज है उस हिसाब से तो आप कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा हूँ, और आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं कि पहली बार ही कर रहे हो, आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट की साइट चलाया, खुद की साइट चलाना। यहाँ पर आपका कंट्रोल जो होगा ना वो 100% काइंड ऑफ होगा, अनलेस कि कोरोना जैसा ना आ जाए, वहां पर तो किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक 100% कंट्रोल होगा अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। तो मैं जान सकता हूँ यार, 2 साल से अगर हमारे बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉफिट नहीं आता तो हम थोड़े से डिमोटिवेट रहते कि यार अब आगे कैसे जर्नी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है, अगर हमारे पास कॉन्टेक्ट है, अगर हमारे पास सलाहियत है, स्किल्स है, तो हमें ओन साइड को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक तो ये आपको मैं दे रहा हूँ, इस पर अच्छे से सोचना और इसमें किस तरीके से ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार आप है ना, आपने शायद अपने पोटेंशियल को पहचाना नहीं पहचाना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप एक तरीके से डेडली कॉम्बिनेशन हो। क्यों? क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर भले ही अभी बहुत टाइम से चलाया नहीं होगा, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि आप बिजनेस माइंडेड अभी आपका चल चुका है, तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपने सीखा है। और अभी हमारे सिंप्लीफाइड एकेडमिक पोर्टल पे भी सारी लाइफ टाइम वैलिडिटी के सारे सॉफ्टवेयर है भाई। यानी रेविट ना, मैं अभी आपको भी बता देता हूँ, अगर आई थिंक कल अगर सेशन में थे आप तो आपको भी बताऊंगा। हाँ, कल वो मैंने रेविट वाला कितना बताया, वो प्रोजेक्ट में 33 घंटे लगा दिए एंड सारी चीजें, उसको रिफर करो, मजा आ जाए। और अभी हमारा वीकली लाइव में भी अभी आपके पास समय तो हो गए, तो उस सॉफ्टवेयर कर लो। इक्विपमेंट से आपने पहले भी चलाया, पहले चलाया क्या, आपने पहले प्रोजेक्ट भी किए यार उसके ऊपर, तो एक थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा आपके। यानी आपके पास सॉफ्टवेयर, और रेविट अच्छा सॉफ्टवेयर है, मतलब रेविट आज की तारीख में भी उतना ही रिलेवेंट है जितना 2016-15 में हुआ करता था, है ना। अभी ये के और नए नए प्लगइन की वजह से तो और बेटर हो चुका है। तो आप, यही सर मैं यही बताना चाहूंगा कि रेविट इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, लोग उसको सिर्फ रेंडरिंग की वजह से प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि उसका रेंडरिंग आउटपुट इतना अच्छा नहीं आता था। बाकी तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेके पूरा उसमें एक बार कर लो तो एंड तक एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर, सब लोग, मैंने कल भी आरसीसी बताया कॉलम था, ये सब सब हमने भी सेगमेंट बना दिए स्ट्रक्चर वाले। स्ट्रक्चर पे डायरेक्टली देखो, बेसिक फंडामेंटल यूआई यूएक्स जान लो, टूल्स जान लो। उसके बाद स्ट्रक्चर वाले तो स्ट्रक्चर के लिए सीखो, फाउंडेशन वगैरह, फुटिंग वगैरह, कॉलम बीम से अब क्या नहीं होता यार। फिर सब। इंटीरियर आर्किटेक्ट वाले हो तो भाई उसमें भी जा सकते हो, ठीक है, वो हिसाब का भी काम। तो आप एक डेडली कॉम्बिनेशन हो, आपको सॉफ्टवेयर की समझ है। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि सॉफ्टवेयर आपको खुद चलाना अपनी साइट के लिए, आप किसी को रखोगे भी ना, नए पर्सन को या इंटर्न्स को भी रखोगे, या किसी प्रोफेशनल को या फ्रीलांसिंग में, तो भाई उसकी गलतियां भी आप निकाल पाओगे यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास समझ है सॉफ्टवेयर। और दूसरी सबसे अच्छी समझ आपके पास है, आप यहाँ पर नए इंजीनियर्स को भी मौका दे सकते हो, ठीक है, या खुद भी हैंडल कर सकते हो अपने उसके लिए। और आपके पास साइट एग्जीक्यूशन का भी नॉलेज है। ये एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना है, ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आपको अभी है ना, अभी खुद की साइट चलाने के लिए भी ऐसा ऐसा मैनेजर जैसा ही रोल है आपका, क्योंकि सॉफ्टवेयर की समझ आप किसी से भी करवा लोगे तो ऐसा नहीं कि वो आपको बेवकूफ बना लेगा। आपको समझ है भाई कि इसमें इसमें काम कर, ऐसे ऐसे होता है भाई, ये फटाफट से निकाल के दे इसका 2D। और ऐसे सिमिलरली आपके पास साइट एग्जीक्यूशन क्या है, लेबर को कैसे हैंडल करना है, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को भी दिया तो उससे कैसे बात करनी है, क्या डीलिंग करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है। गवर्नमेंट से जो बंदा बात कर लेता है उसको डॉक्यूमेंटेशन की जितनी समझ होती है, तो उससे ज्यादा समझ किसी की नहीं होती है ना। गवर्नमेंट से डील करने में जो इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं, उतनी समझ आ जाती है कि भाई अब डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है सारी चीजें। तो डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारी स्किल्स आपके पास है, साइट एग्जीक्यूशन की पूरी स्किल है। तो भाई इसको कैपिटलाइज करो, खुद की साइट पर, छोटी साइट बनाओ, क्या होगा, बहुत बहुत तो है ना। और जलगांव जैसे में सबसे प्लस पॉइंट क्या है आपको पता है, कि थोड़े से रिलेटिवली तो दाम सस्ते हैं, ठीक है। यस सर। रिलेटिवली तो जो अगर हम बड़ी सिटी के शहर के कंपेयर में बात करें, तो छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, हो सकता है पार्टनरशिप में या किस तरीके से भी स्टार्ट करो, लेकिन खुद की साइट पर थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि इस पे करो फोकस। सर मेरा ऐसा था कि अभी तक तो फादर के रजिस्ट्रेशन पे ही चल रहा था। अभी ऑलमोस्ट मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया है, 1.5-2 महीने में मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो मेरे पास लीगल अथॉरिटी रहेगी ये सब चलाने की, तो मैं इसी वजह से। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। तो अब वो आप भी सोच रहे हो ना, ये जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आप भी सोच रहे थे कहीं ना कहीं, राइट। जैसे क्योंकि क्या हुआ, गवर्नमेंट पे मैं ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकता, भले प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा साल साल भर घर पे बैठा रहूंगा तो फिर लाइफ में मजा भी नहीं आएगा ना। परफेक्ट है यार, इसमें चैलेंजेस आएंगे, क्या हुआ, मैं तो बोलता हूँ 2-3 साल चैलेंज आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कोप है। और आप डेडली कॉम्बिनेशन हो आपके पास, ये बहुत कम लोगों के पास होता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मिहिर जी, ये आप समझो कि आप बहुत अच्छे स्टेज पे हो,
भले ठीक है पिछली बार जो हुआ वो हुआ, लेकिन आप सोचो ये सॉफ्टवेयर की समझ इतना बिजनेस करने के बाद किसी को नहीं होती, फिर साइट एग्जीक्यूशन की समझ बिजनेस वालों को नहीं होती। आपको भी पता होगा इन्वेस्टर जस्ट वांट टू इन्वेस्ट, राइट। यस आप इसको एज अ शोकेस भी कर सकते हो, एज अ स्किल पोर्टफोलियो के तौर पर, कि यार अगर किसी इन्वेस्टमेंट लेते हो उनको भी कि यार मैं आपकी साइट अच्छे से एग्जीक्यूट करूंगा एंड दिस विल बी द स्प्लिट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट का स्प्लिट होगा अगर आप काम करना चाहते हो, और उसको आप अच्छे से कन्विंस कर सकते हो बिकॉज योर स्किल। तो ये तो खुद की साइट की बात हो गई, आप पार्टनरशिप में। दूसरा ये कि आप है ना कॉन्ट्रैक्टर, और जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर आप गवर्नमेंट के भी लेते हो तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट लो कि जो एएसआई पे निर्भर ना हो, ठीक है, क्योंकि एएसआई वाला थोड़ा ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, ये तो अच्छा है। तो कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर में भी मैं बताऊंगा कि प्राइवेट वाले भी बहुत सारे हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं। आप अभी जलगांव से स्टार्ट करो और वहीं पर मुझे लगता है कि उतना भी कर लोगे तो भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो, बहुत डिसेंट, क्योंकि अभी आप खुद की हो, आपको फादर को भी देखना है, आपका एक भाई ऑलरेडी बाहर है, आप तो बाहर नहीं जा सकते, और आप वहां पर एक स्टेबिलिटी आपकी खुद की भी रहेगी, ठीक है। यस ऑलरेडी एएसआई की प्रोजेक्ट है कि उसको भी हैंडल कर सकते हो। खुद की साइट का अगर ऑप्शन आपको अच्छा लगता है तो ये करो तो बहुत ही बेटर है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पर लिखा क्योंकि मेरा पर्सनल सजेशन भी यही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं, हो सकता है एक्सवाइजेड रीजन कुछ भी आ सकते हैं जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट ना हो। तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लो जो प्राइवेट कंपनीज के हो, जो हो सकता है कि हमारे यहाँ के लोकल कंस्ट्रक्शन हो, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट लो। क्यों नहीं लेते, आपको तो पता है सारी चीजें, साइट एग्जीक्यूशन और सॉफ्टवेयर, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी काम तो हम फ्रीलांसिंग या आउटसोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यस कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनीज के ले सकते हो, साथ में गवर्नमेंट का भी अगर आप लेना चाहो, लेकिन ये मैं यहां पर स्पेसिफिकली लिखना चाहूंगा, अलग अक्षर से लिख सकता हूं, नॉन एएसआई, ठीक है। और ये जो मेरा सजेशन है आप इसको नोट डाउन भी करना चाहो तो कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आप ही के लिए की है। तो ये गवर्नमेंट का नॉन एएसआई के ऊपर जा सकते हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लीजिए जो कंक्रीटिंग के ऊपर निर्भर हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आपने जो अभी लिया है वो आपने डायरेक्टली हायर अथॉरिटी से ही सारे कॉन्ट्रैक्ट, एएसआई के तो ऑब्वियस बात है कि लोकल तो आपको कोई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। नॉर्मल पेवर ब्लॉक्स बिछाने के भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, वहां यस से स्टार्ट कर दो, ठीक है, वहां से स्टार्ट कर दो। और फिर प्राइवेट तो क्या है कि काम चलता रहना चाहिए, मेन बात ये यार, मेन बात क्या है, काम चलता रहना चाहिए। और यहां पर जो घुसे हो ये सीधा बड़ा फील्ड है, ठीक है, और यहां पर काम भी बड़े तरीके से अटकता है और काम होता भी बड़े तरीके से, बड़े पैमाने एक्सपीरियंस के सही लोग। तो मैं चाहता हूं कि यार भले ही वो तो करना ही है क्योंकि उसमें तो हमारा प्राइम एक्सपर्टीज है, इतने सालों से लगा दिया, बट यहां पर आपकी देखो फायदा क्या होगा, ये आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स भी इस्तेमाल होगी, आपका एग्जीक्यूशन भी इस्तेमाल होगा, और यहाँ तो हम कर ही रहे जो कि ऑलरेडी यहाँ से नॉलेज मिला है। और अगर आप ये ऑप्शन की जगह ये ऑप्शन चुनते हो तो ये भी बुरा नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी रेडी होती है, अच्छे लोग ढूंढते हैं यार, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है आज की तारीख में, ठीक है। जो जो इन्वेस्टर है, जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो यही पर्सन ढूंढ रहे हैं। फिर क्या होता है पता है, फिर वही दो तीन लोगों में गेम रह जाती है, ठीक है भाई, मैं इसको जानता हूं तो इससे करवाऊंगा, चाहे ज्यादा ले रहा है, नया पर्सन इनिशिएट नहीं होगा तो वही रह जाता है। आपको भी पता होगा सही बात है लॉबी में, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी में, कि गिन के 4 कॉन्ट्रैक्टर फेमस है, गिन के 8 बिल्डर्स फेमस है, बस वही काम करते रहते, ये वही प्रोजेक्ट भी उसका है, ये प्रोजेक्ट भी उसका है, वो प्रोजेक्ट भी उसका है, वही चलता रहता है शहर में, सारे शहर में गिन के। मैं तो बोलता हूँ कि मैं बड़े शहर की भी बात करूँ तो 5 पकड़ लो, वो 5 लोग है ना 80% के आसपास सारे प्रोजेक्ट कंट्रोल करके बैठे 5 लोग। यस सर यस सर। सर तो बेसिकली आपसे जुड़ने का रीजन यही था कि जो अभी मैंने डिप्लोमा में जो सीखा वो सीखा जाने दो उसको, क्योंकि अभी वो नॉलेज पूरा जा चुका है, वो सपाट हो चुका है सब हो कुछ। चुका है वो तो, हाँ। हाँ, तो अभी मैं तो ये कहूंगा कि जो आप कॉलेज में सीखते हो और जो ऑन साइट एक्सपीरियंस होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बस सही बात है, बिल्कुल सही बात। कॉलेज में आप भले एस्टिमेशन का सब्जेक्ट हो आपका, आप उसमें टॉप भी कर जाओ, लेकिन जब आपको एक्चुअल साइट पे एस्टिमेट बनाना रहेगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो बेसिकली मेरा यही मोटो था कि एक बार मैं पूरा सारा अपना ब्रशअप करवा लूं, और जैसा मेरा कंक्रीट में एक्सपर्टीज है ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ है ही नहीं, तो वो एक बार मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए उसमें, तो फिर अपन जैसा भी है अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स, छोटे बड़े टॉयलेट ब्लॉक हो गए, रोड हो गई, जो भी हो गया, सही वो बात, अपन कॉन्फिडेंस लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को चूना लगाने के लिए जो मिस्त्री होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं। सही बात है। वो आपको बोलेंगे कि मैंने इस ग्रेड का बनाया है, लेकिन अगर आपको उसका सही प्रोपोर्शन, उसका
कंक्रीट का स्ट्रेंथ वगैरह निकालना नहीं मालूम। अभी मैं बोलता हूँ ना कि रूरल एरियाज में आज भी बहुत कोई बड़ी कंपनी की साइट होगी तो वही लोग कंक्रीट ब्लॉक बनाते होंगे, और कोई नहीं बनाता था। सही बात है। उसको क्यूरिंग करना ये सबको मगजमारी लगती है। अनलेस एंड अनटिल इट्स मैंडेटरी कोई नहीं करता। तो कल के लेक्चर में मुझे वो भी जानने मिला कि कैसा क्या होता है, क्या प्रोपोर्शंस होते हैं, मिनिमम कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। मैंने M15 बोला था आपने मेरे को करेक्ट किया। सो इट वाज वेरी नाइस कि चलो। चल, अब मिहिर जी, ये तो हमारी बात हो गई एक तरीके से नॉन टेक्निकल, कि यस। ब्रॉडली हमें क्या करना है। तो ब्रॉडली मैंने आपकी स्टोरी जानी, और ब्रॉडली मैंने आपको ये बता दिया। एक गाइडेंस सेशंस का पर्पज ही होता है कि हम आपका रास्ता पहले तो जाने पहचाने, और फिर उसका कंक्लूजन कितना बढ़िया तरीके से निकला। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी हमारी कन्वर्सेशन अधूरी, अभी आधी हुई है। अभी मैंने आपकी जर्नी जानी, आपका पूरा बैकग्राउंड जाना, और उससे हमने ये 2 सॉल्यूशंस निकाले कि भाई आप ये कर सकते हो। नाउ ये तो हो गया हमारा ब्रॉड वे। अब हम स्पेसिफिकली स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि सिंप्लीफाइड एकेडमी कैसे आपको हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप जीरो टू हीरो कोर्सेज के मेंबर हो, तो अब हमें टेक्निकल चीजों को कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो रेडी है? तो अब जो मैं बता रहा हूं ना, इसको भी नोट डाउन कर ही लेना। ये जो सारी चीजें मैंने की है, इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना। लेकिन अब जो मैं एक नई स्लाइड बना रहा हूं, उसमें मैं बात करूंगा कि भाई जो आपने बताया कि इसको करने के लिए हम सीख क्या सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम की वैलिडिटी है भाई। तो ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमको कल ही की मान और मैजिक, तो जादू में तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। मैं तो नहीं हो हमेशा सकता। से बोलता हूँ कि जादू क्या है। जादू ये है कि आपने 10 साल किसी एक फील्ड में दे दिए, ये बहुत बड़ा जादू है। 10 साल, है ना, क्योंकि 10 साल में बहुत सारी चीजें थी। तो मैं जो ये जीरो टू हीरो है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप जीरो हो, मैं कल आपको 30 मिनट में हीरो बना दूंगा। मैं आपको बोलता हूँ 10 साल दो, 30 मिनट रोजाना दो, ठीक है। तो यही जो जितने भी यूजर्स हैं, मैं उनको हमेशा से बोलता हूँ कि भाई कल हमारा जो वेबिनार था 1 डेढ़ 2 घंटे का, ठीक है, 2.5 घंटे का, लेकिन ठीक है आपने 2 घंटे दे दिए एक दिन, लेकिन वो इनफ नहीं है, उसको कंटिन्यूसली हमें देने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ स्किल वाइज बात कर रहे हैं, नाउ मिहिर जी की हम बात कर रहे हैं कि मिहिर जी सिंप्लीफाइड एकेडमी से किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। मिहिर जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स से, ठीक है। और इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला तो हम सॉफ्टवेयर वाला, क्योंकि ये भी हमारे जीरो टू हीरो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और दूसरा है जिसको मैं कहूंगा सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्निकल लर्निंग। सिविल कंस्ट्रक्शन, और क्योंकि आपने डिप्लोमा को भी बहुत समय हो चुका है, बहुत सारी चीजें अभी हो सकता है कि नहीं पता होगी, तो अभी ये ब्रशअप करने का बहुत अच्छा मौका है। और अभी आपके पास समय भी है, ऐसा नहीं है कि भाई कल को मुझे भाग दौड़ करनी है, कोई डॉक्यूमेंट करवाना है, वैसा तो कुछ। तो सिविल कंस्ट्रक्शन का टेक्निकल जो नॉलेज है उसके ऊपर, ठीक है, किस तरीके, ये 2 कैटेगरी में करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर आ जाए तो फंडामेंटल्स चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल चीजें क्या होती है, उसके लिए हमने एक छोटा सा मॉड्यूल बना के रखा है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स। क्योंकि स्लाइड एग्जीक्यूट करोगे भाई, तो वही आपने बताया कि अगर आपको बीओक्यू वाला, या अगर आपको क्वांटिटी सर्वेयर, है ना, अपनी क्वांटिटी सही निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है, कैसे पता चलेगा। यस सर। तो हमें कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स, अब यहाँ पर सिंप्लीफाइड एकेडमी के, तो ये हमें एक मॉड्यूल का नाम है कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल। कल भी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यस सर। कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स, इसको आप सबसे पहले गो थ्रू कर लीजिएगा। मतलब आप अगर चाहो तो एक दिन में भी कर सकते हो, इतना क्रिस्प एंड क्लियर मॉड्यूल बनाया है, ठीक है। इसमें जैसा कि नाम ही है भाई, फंडामेंटल्स चीजों को हमें जो भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है उसको फोकस करना है। तो कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या चीज आती है, सबसे पहली जो चीज आती है वो होता है यूनिट कन्वर्जन। सारे पॉसिबल टाइप के यूनिट कन्वर्जन हमें पता होने चाहिए। तो ये वाला मॉड्यूल आपको यहाँ पर दिख जाएगा कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स का, ठीक है। ये मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि आपको इसको कंप्लीट कर देना है, आज नहीं तो एटलीस्ट रोजाना 30 मिनट का समय देना बस, मिनिमम, ठीक है। तो ये इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर एक सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा जी कि आपसे जुड़ने का एक रीजन ये भी था कि जैसे मेरा एएसआई का साइट चल रहा था 2023 तक, मीनवाइल उसी को लग करके एक पुराना बिल्डिंग था
तो वो आरसीसी बिल्डिंग था, पहले लोड बेरिंग था, हमने उसको तोड़ करके आरसीसी बनवा के दिया उनको। सर मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट होने की यही वजह है कि मैं यही नहीं जानता कि बिल कैसे बनाते हैं। मैंने उनको अभी वो बिल्डिंग बना करके देने को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, हमारा अभी तक हिसाब ही फाइनल नहीं हुआ। अब मैं, मेरे मामा आर्किटेक्ट ही है, उनके वहाँ बहुत बड़ी टीम है, जैसे एस्टीमेट के लिए अलग है, सर्वेइंग के लिए अलग है, तो उनका तो बहुत बड़ा काम है। अब उस बंदे को मैं बोल रहा हूँ कब से कि तू एक दिन निकाल मेरे लिए, अपन मेजरमेंट्स लेके आते हैं, फिर अपन साथ में बैठ के बनाते हैं, तो मुझे भी पता चले। अब वो बंदा ऐसा है कि वो अपनी स्किल्स देना नहीं चाहता किसी को, कि भाई मैं अगर तुझे सिखा दूंगा आज, तो कल तू उठ के मेरे पास आएगा नहीं ना फिर उस चीज के लिए। छोटी माइंडसेट वाले लोग ऐसा ही सोचते हैं कि यार मैं अपनी स्किल बांट दूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, वो खुद ही कर हाँ लेगा। ये हाँ। छोटा माइंडसेट है। तो मैं उसी वजह से मैंने बोला यार तू रहने दे, भले मैं पहले मामा से तो मैं वेरीफाई करवाऊंगा ही कल उठ के, लेकिन पहले मैं खुद बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैंने मान लो 50% भी सही बना लिया, तो एक मेरे को वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि नहीं, इतना तो अपन कर सकते हैं। सही तो बात। वही है कि कल का सेमिनार ज्वाइन करने का, और ऑब्वियस सी बात है सर, 49 रुपीज में इतना नॉलेज जितना आपने दिया कल, और जिस तरीके से समझाया, मुझे नहीं लगता कोई समझाता होगा। ये डेफिनेटली मैंने कल भी बोला था कि यार एक तरीके से हम देखने जाए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और जितना मेरे पास टाइम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर और ये वो जितना मैं स्कोप कर सकता हूँ उसके कंपेयर में मैंने ये सिलेक्ट ही इसलिए किया क्योंकि मुझे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स पता है, और जेन्युइनली एक तरीके से मैंने कल भी बताया था कि यार एक तरीके से हम सेवा का ही काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो यस सर। जिसको फायदा उठाना है वो उठा ले, और जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकता है। बढ़िया है। अभी तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ, आपको मजा ही आ जाएगा। आप ये वन बाय वन मैं तो बोलता हूँ कि देखो यार ये यूनिट मेजरमेंट क्या क्यों जरूरी है। आपने जो बात की ना, देखो पूरे कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी आप जाओ, चाहे आप आर्किटेक्ट की बात करो, इंटीरियर की बात करो, सिविल की बात करो, किसी की भी बात करो, मेजरमेंट इज द फंडामेंटल स्किल। ठीक है, और मेजरमेंट में बहुत सारे, मैं तो इतना कंटेंट बनाता हूँ सोशल मीडिया वगैरह के लिए भी, तो मुझे इतने कमेंट आते हैं, मैं रिप्लाई करना बन गया। कुछ लोग बोलते हैं सर मीटर में बताओ, कुछ लोग बोलते हैं फीट में बताओ, कुछ बोलते हैं मिलीमीटर में बताओ, सेंटीमीटर में बताओ। और ठीक है, हर एक चीज का एक अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो वो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है कि भाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट जरूरी क्यों, क्यों इंपॉर्टेंस है, ये पहला। उसके बाद फिर यूनिट मेजरमेंट को मैंने लगभग 4 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें लंबाई, खाली लंबाई 21 मिनट तक मैंने ये समझाई है कि भाई लंबाई मीटर में भी होती है, आप सेंटीमीटर में सिंगल वन डायमेंशन यूनिट क्या होता है, फीट में भी लंबाई को मेजर कर सकते हो, सूत में भी मेजर कर सकते हो, और क्या क्या चीजों में कर सकते हो, अलग अलग छोटे। रनिंग स्क्वायर फीट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है उसमें। हाँ ठीक है, तो ये अब हर एक चीज के साथ आपको वीडियो लर्निंग भी मिल जाएगी, और हर एक चीज के साथ आपको डिजिटल नोट्स भी मिल जाएंगी। मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया ना, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसी तरीके से यूनिट कन्वर्जन, एरिया, एरिया के अंदर किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन होता है। फिर यूनिट कन्वर्जन हमने वॉल्यूम के बारे में बताया है। वॉल्यूम के बाद फिर मास एंड फोर्स, तो कभी हमें पाला पड़ जाए स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, तो वो न्यूटन, किलो न्यूटन, और वो अपना पूरा अच्छे से लोड कैलकुलेशन करेगा, तो हमारे पास भी इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई उसने लोड कैलकुलेशन किया तो कैसे किया। ठीक है, और उसके अलावा फिर हमने स्टार्ट किया फाउंडेशन में। ये बहुत फंडामेंटल चीज है, फाउंडेशन में कंक्रीट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत फाउंडेशन से, और 3x3 फीट का हमने ले भी लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि मैं हर चीज में एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ ताकि हमें वैल्यूज मिले, समझ में आए। और फिर अगर वैल्यूज चेंज होगी तो बस कुछ नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, सब ये। कैलकुलेशन तो सेम रहेगा। हाँ, कैलकुलेशन और प्रोसेस तो सेम ही रहता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेल्फ वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा पूरा 50 वीडियो है खाली, बहुत बेसिक, और ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जितने भी लोग आते हैं, सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि भाई अब ये 50 वीडियो का पूरा जो हमारा छोटा सा है इंपॉर्टेंट और क्रिप्स, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको कंप्लीट करना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटिटी सर्वेइंग। अगर कल आपने बोला ना, कल आपको मजा आया, तो आप अगर ये देख लोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप कम से कम 10 लोगों को तो बोलोगे कि भाई ये देख ले यार, जो भी आपके रिलेटेड हो गए, वो 10 लोगों को तो बोलोगे कि भाई ये क्या जबरदस्त चीज है यार। यार इतनी सारी चीजें, और हमारा ग्राफिक्स, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करवाता हूँ, मैं स्टूडेंट से भी मेहनत करवाता हूँ, खुद भी मेहनत करता हूँ, टीम से भी मेहनत करवाता हूँ, क्योंकि यार मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। अभी यंग है यार, मेहनत अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सब तो करेंगे हमारा सही। ग्राफिक्स, हमारा नोट्स, हमारा वीडियो, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा।
तो ये क्वांटिटी सर्विंग में देखो हमने यहाँ भी बहुत इजी तरीके से स्टार्ट किया है कि भाई क्वांटिटी सर्विंग है क्या, क्या भला है ये, है ना, एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, लेकिन ये क्यों है, क्या है, क्वांटिटी सर्वेयर कौन है, उसका क्या रोल होता है, क्या सैलरी होती है, किस तरीके से उसका इंक्रीमेंट होता है, सारी चीजें। फिर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फॉर कैलकुलेटिंग क्वांटिटी मटेरियल्स, कि मटेरियल्स को जब हमें क्वांटिफाई करना है, कितना लगा कंक्रीट, कितना सीमेंट लगा, कितना मोटर लगा, कितना टाइल्स लगा, तो उसके अलग अलग कन्वर्जन क्या है और उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। फिर लैंड से चालू किया, सबसे पहले तो भाई जमीन का कैलकुलेशन, साइड पर जाएंगे तो सबसे पहले तो भाई आप जमीन खरीदने से पहले भी जमीन का देखोगे कि कितना लैंड एरिया, प्लॉट एरिया, वहां से आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद आपने जो बताया ना, क्या लिखा है, स्क्वायर फीट और रनिंग फीट, रनिंग फीट। ये जो मुझे पता है क्या हाँ प्रॉब्लम होता है, लोगों को नहीं पता होता है स्क्वायर फीट क्या है, रनिंग फीट क्या है। और मैंने इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल लिया है कि भाई जब आप टाइल्स बिछाते हो तो वो टाइल्स हमारा एरिया पर बिछता है ना, वो होता है स्क्वायर फीट, एरिया यस। पर स्क्वायर फीट। लेकिन टाइल्स जब हमारा पूरा लग जाता है फ्लोरिंग पे, और जब हम दीवार पर देखते हैं तो दीवार पर होती है स्कर्टिंग, स्क्वायरटिंग। ठीक है, स्कर्टिंग ऐसे छोटी, तो स्कर्टिंग का मेजरमेंट लंबाई में होता है, उसको हम बोलेंगे रनिंग फीट, कितने रनिंग फीट में हमने स्कर्टिंग लगाया। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सिखाई है। फिर स्क्वायर यार्ड के अलग अलग यूनिट्स एंड बहुत सारी चीजें, क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ, अब वो जो मैंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताया था ना, कल हमने किसका किया था, M20 का किया था, खाली खाली एक तरीके से हमारे पास 2 घंटे, उसमें भी हमारे पास बहुत ज्यादा समय लग गया। तो वो सारा फंडामेंटल एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद M5 ग्रेड कंक्रीट, M7.5 ग्रेड कंक्रीट, M10 ग्रेड कंक्रीट, M15 ग्रेड कंक्रीट, M20 ग्रेड कंक्रीट, M25 ग्रेड कंक्रीट, फिर M20 में पानी का मेजरमेंट, M25 में पानी का मेजरमेंट, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग फॉर M20 ग्रेड, मतलब समझ रहे हो, सब चीज को मैंने फंडामेंटल एक एक छोटे छोटे। फिर यहाँ पर है हाउ मैनी कंक्रीट क्यूब, क्योंकि क्या होता है कंक्रीटिंग तो कर दिया, लेकिन कंक्रीट क्यूब को चेक कोई नहीं कर रहा भाई, कि चल कंक्रीटिंग तो हो रहा है, जिसको नहीं समझ होती तो उसको स्ट्रेंथ के बारे में समझ नहीं होती, उनको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में समझ नहीं होती, तो वहां पर बेवकूफ बना सकता है आपका कॉन्ट्रैक्टर या आपका इंजीनियर। तो इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि आपको चेक करने पड़ेगी, और कितने क्यूब बनाकर आपको चेक कर रहे हैं। देखो जितना बड़ा काम होगा ना, उतने ज्यादा क्यूब बना, उतने ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। छोटा करने भाई, और इसमें आईएएस कोड ने बहुत अच्छे से लिखा है कि 50 मीटर क्यूब तक का है, 100 मीटर क्यूब तक का है, 150 तक का है, तो 3 से स्टार्ट करना होता है, 3 तो मिनिमम है, 3 क्यूब तो बनाना है, उसका टेस्टिंग करना है, ठीक है। लेकिन फिर जैसा बड़ा काम होता जाता है तो ये पूरा समझा कि कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद एक्सकेवेशन की क्वांटिटी, भाई अब जमीन वमीन सिलेक्ट हो गई, सब थोड़ा फंडामेंटल पता चल गया, अब एक्सकेवेट कैसे करते हैं। फिर पीसीसी बेड बिछाएंगे हम, पीसीसी बेड है ना, उसके ऊपर फुटिंग आएगा, उसका कैलकुलेशन से। फिर फुटिंग की बात आ गई, फिर मेट फाउंडेशन, अलग अलग टाइप के फाउंडेशन क्या होता है, स्टील कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ शटरिंग, शटरिंग का कैलकुलेशन कैसे होता है, सीमेंट क्वांटिटी इन फाउंडेशन। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा है क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर कंक्रीट फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम, ऑब्वियस बात है, एंड ट्रेपेजोइडल फुटिंग, अलग शेप की आ गई, है ना, जैसा कि हमारे पास अलग 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 शेप की फुटिंग होती है। और ये एक बार देख लोगे ना, तो इसमें चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रेपेजोइडल हो, चाहे स्टेप फुटिंग हो, उससे ज्यादा तो अलग टाइप की फुटिंग शैलो फाउंडेशन में नहीं आएगी। तो सारी टाइप की फुटिंग हमने यहाँ पर बता दी, क्वांटिटी ऑफ सॉइल फिलिंग, और इसी तरीके से मतलब बहुत बढ़िया, कितना ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है, बहुत डिटेल मॉड्यूल है। अब आगे जाओगे, जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा और मजा आएगी, और उतना ज्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें आते जाएंगे, है ना, ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन और क्या क्या इसमें सारी चीजें। यहाँ पर देखो प्लास्टरिंग वर्क विथ, क्या लिखा है, एक्सेल। हाँ 40 मिनट तक यही समझा है हमने, ठीक है, तो इसको भी देख लेना बढ़िया तरीके से। सिरामिक टाइल्स, मतलब मैंने कोशिश की है कि यार पेवर ब्लॉक का भी बता दिया, पेवर ब्लॉक में भी जिगजैग टाइप के बता दिए, और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के बता दिए, है, हेक्सागोनल पेवर ब्लॉक आ गया, यहाँ पे जिगजैग पेवर ब्लॉक आ गया, यहाँ पर जनरल पेवर ब्लॉक आ गया, तो टाइल्स का कैलकुलेशन आ गया, सारी चीज हमने कवर की है। बिल्डिंग सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, बोनसेस, लगभग 71 मॉड्यूल्स के आसपास है जिसमें हमने सारे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, बोलिए ना सर। ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी सर्विंग का आप ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे तो इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आपने 71 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिया ना, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर 70 वीडियो या 71 मॉड्यूल्स आप जब कंप्लीट करते हो, कवर करते हो, तो एक आपका क्वांटिटी कैलकुलेशन का माइंडसेट बनता है, स्किल बनता है कि चीजों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन से बेसिस का ध्यान रखा जाता है, कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है, कौन से फंडामेंटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी बात स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के अंदर ये कि एवरीथिंग इज लॉजिकल, कोई भी हवा में बात नहीं, जो दिखता है इतना मेजरमेंट है तो उसके हिसाब से ही वॉल्यूम होगा,
उसके Yes. हिसाब से ही वजन होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होगा। तो ये एक आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि फंडामेंटल के बाद, कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल के बाद जो अगला हम स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज अबाउट क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं पहले ही लिख देता हूं, उसके बाद हम उसको एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन है ना, जो वो ऑटोमेटिकली इतना हाई हो जाएगा कि फिर तो आप उसको बोलोगे कि ला मैं आपको सिखाता हूँ। एंड दैट इज अबाउट बीबीएस, क्योंकि इसमें भी वही होता है, प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन, बार बेंडिंग स्केड्यूल। Yes, sir. कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद जब उसके प्रेजेंटेशन की बात आती है, और मैंने डाउनलोडेबल मॉड्यूल भी डाल दिए तो वो आपको फायदे होंगे। और जो आपने बोला ना कि वो बिल बनाना नहीं आता और ये वो फॉर्मेट, मैं आपको ये भी बता दूंगा, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो चेकलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो लेबर से कितना काम करवाए वो हो, कि चाहे वो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सब चीज के इंपॉर्टेंट टेम्पलेट्स हमारे यहाँ, पेरोल के भी टेम्पलेट हमारे यहाँ अवेलेबल है। वो पूरा टेम्पलेट का मॉड्यूल है, उसमें सारे टेम्पलेट डाउनलोड ही करना है। वो मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। Yes. तो अभी हम है सीक्वेंस में आगे जा रहे हैं, तो उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बी, बी और एस। बीबीएस मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। बीबीएस सर्च करने के बाद क्या आ गया भाई, आपने कोर्स तो एक्सेस कर लिया ना, 0 to हीरो वाला आपका एक्सेस हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. उसमें सारी चीजें बता रहा होगा, राइट? Yes. ठीक है। तो यहां पर आ जाते बीबीएस मास्टरी पे। नाउ यहां पर भी जैसा कि वहां पर था, बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया भाई, वहां पर क्या किया भाई, किसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्विंग। यहां पर हमने बोला कि भाई किसको बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, किसको बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड वीडियो मैंने डाला है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ IS 2502 कॉन्क्रीटिंग वर्क में। IS 456 का इंडियन स्टैंडर्ड 456 कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए होता है, और रेनफोर्समेंट खास करके बीबीएस की कटिंग लेंथ निकालना होता है, कितना लोहा काटना है, कितना हमने उसको मोड़ा है, सारी चीजों का कैलकुलेशन। तो उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड भारत सरकार ने भी जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए उसके लिए एक रेफरेंस दिया है, जिसका नाम है IS 2502। इसको आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो, और एक हमारी फ्री IS कोड की लाइब्रेरी वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए लगवाया है कि भाई ये वीडियो देखो और इसको फटाफट से डाउनलोड करके अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाओ। फिर जनरल गाइडलाइंस कौन सी फॉलो होनी चाहिए अगर आप बीबीएस प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। बीबीएस का पूरा आप प्रिपेयर कर रहे हो, कितना मोड़ना है, कितनी कटिंग लेंथ है, उसके लिए जनरल गाइडलाइंस कौन सी फॉलो होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कि भाई इसका फायदा क्या होगा। प्रिपेयर तो कर लिया चलो आपने, लेकिन इसका फायदा क्या होगा। तो वही है कि जो फाइनली हमारा क्लाइंट होता है उसको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि भाई कॉलम में कितने किलोग्राम का लोहा लगा, है ना, बीम में कितने किलोग्राम का लगा, अच्छा इस टाइप की कॉलम में तो ऐसी कितनी कॉलम है और टोटल मिलाकर कितना लगा। ये सारे इसके फायदे हैं। फिर स्टील बार फॉर आरसीसी वर्क, कुछ रेनफोर्समेंट की जानकारी है। उसके बाद जनरल प्रिकॉशंस कौन से ध्यान में रखने चाहिए ताकि हमारा कैलकुलेशन सही है, इसमें कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। व्हाई स्टील इज यूज्ड इन कंक्रीट, क्यों इस्तेमाल होता है भाई, दूसरा कुछ भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, फंडामेंटल चीजें समझाई। टीएमटी बार और उसके अलावा जो भी बार है उसके बारे में समझा दिया। उसके बाद फिर हमारा ओवरलैप लेंथ, इसके अलावा ओवरलैपिंग ऑफ स्टील इंपॉर्टेंट क्या है उसका, फिर ओवरलैपिंग अलग अलग बार में यार कंक्रीट मिक्स में कैसे होता है। क्लियर कवर किसे कहते हैं, क्योंकि क्लियर कवर का बहुत इंपॉर्टेंस इसमें है कि कहां से हमें मेजरमेंट चालू करना है, क्योंकि रेनफोर्समेंट तो हमें बाहर दिखता नहीं है, जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो रेनफोर्समेंट तो अंदर होता है, और अंदर मतलब क्या, कंक्रीट की एक लेयर होगी उसके बाद। तो वो क्लियर कवर किसको बोलते हैं, नॉमिनल कवर किसको बोलते हैं, इफेक्टिव कवर बोलते हैं किसको, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझा के रख दी है। स्टीरअप टाइप बेस्ड ऑन लेग, फिर स्टीरअप्स आती है जो हमारे मेन रेनफोर्समेंट है उसको बांधने के लिए कितने लेग्स के स्टीरअप्स होते हैं, पूरा का पूरा फंडामेंटल तरीके से बताया, ठीक है। फिर डायमीटर का इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीजें, फॉर्मूला फॉर वेट ऑफ बार, कटिंग लेंथ, और फिर यहां से हमारा चालू होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट कटिंग लेंथ ऑफ 2 लेग स्टीरअप्स। जो स्टीरअप्स होती है उसके 2 लेग स्टीरअप्स का 30 मिनट का वीडियो है, 34 मिनट का वीडियो है। यहां मैं बताता हूं कि सेफ अप्रोच क्या होता है, इकोनॉमिकल अप्रोच क्या होता है, कितना हमें कटिंग करना चाहिए, कितना डिडक्शन करना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, लेकिन फाइनली प्रैक्टिस में क्या चलता है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद तो भाई ऐसा समझो कि पूरी सीरीज चालू हो गई
2 लेग के बाद 4 लेग का टाइप 1, 4 लेग का टाइप 2, उसके बाद हेलिकल, उसके बाद ट्रेपेजियम, उसके बाद ट्रायंगुलर, उसके बाद डायमंड, उसके बाद सर्कुलर, उसके बाद बेंट अप बार, भाई सब कुछ सीरीज में। उसके बाद चेयर बार, उसके बाद फुटिंग, कॉलम, प्लिंथ बीम, बीबीएस ऑफ बीम, लिंटल, रिटेनिंग वॉल, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, ठीक है। कितने है यहाँ पे बता नहीं रहा, लेकिन ये 1 घंटे के ऊपर का है भाई वीडियो। और सर्कुलर स्लैब, उसके अलावा बीबीएस ऑफ पाइल कैप, छज्जा, वाटर ड्रेन, सर्कुलर कॉलम, डबल मैश फुटिंग, उसके बाद हॉन्च बार, 6 लेग स्टीरअप्स, ये भी हमने रिसेंट में डाला 6 लेग स्टीरअप्स, सनशेड, उसके अलावा कैंटिलीवर बीम, पाइल कैप, स्टेयरकेस 44 मिनट, विदाउट वेस्ट स्टेप और विथ वेस्ट स्टेप 1 घंटे 22 मिनट, ठीक है। और ये यहाँ पर ये एक्सेल शीट्स, ठीक है। बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल के रिलेटेड जितनी भी है वो सारे के सारे एक्सेल शीट्स हमने यहाँ पर डाली। फिर फाइनली सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जब आप ये कंप्लीट करते हो, तो उस पर कंप्लीट पे क्लिक ही करना है। नाउ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर भी जब आप पूरा कंप्लीट करोगे तो आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका एक माइंडसेट बनेगा कि भाई बीबीएस का कैलकुलेशन में कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, कहां पर डिडक्शंस होता है, कटिंग लेंथ का मेजरमेंट कैसे होता है, सारी कहां पर एडिशन होता है, एडिशन भी होता है इसमें, बैंड करेंगे तो बैंड करने से क्या होगा, लोहा मुड़ेगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो वहां इस तरीके से सारी चीजें, हुक होगी तो हुक हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें फंडामेंटल चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये बीबीएस वाला। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम मिहिर जी बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में फंडामेंटल चीजें, और रोज आधा घंटा दीजिए 6 महीने तक, भले इसको लगे, लेकिन आप ऐसी चीजें सीखोगे ना तो जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तीनों मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, उसके बाद आप यहां पर बहुत सारी चीजों से आगे बढ़ सकते हो। आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो भी सर्च कर लेना आप वहां पर हमारे पोर्टल पे। उसके अलावा आप साइट इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक मॉड्यूल है, साइट इंजीनियरिंग, ये भी काफी लंबा और काफी जायंट मॉड्यूल है, साइट इंजीनियरिंग का। उसमें टाइप ऑफ फुटिंग और सारी चीजें, साइट एग्जीक्यूशन में क्या क्या चेक करना है। और जब आप कंस्ट्रक्शन पर जाओ तो एक चीज को ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट। कंस्ट्रक्शन में जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दो या किसी से एग्जीक्यूट करवाओ तो कम से कम इतना तो चेक कर लेना, यहाँ पर आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पर मैंने जैसे मैं सर्च ही कर रहा हूँ, ये पोर्टल आप ही का है, लॉगिन करके जो भी चीज है वो आप आराम से इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कंप्लीट कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट। इसमें पीडीएफ वगैरह भी, उसको भी डाउनलोड करके अपना ले सकते हो, रख सकते हो अपने पास, ताकि वो आपको हर कंस्ट्रक्शन में काम आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई शुरुआत से अगर बात करें, इंपॉर्टेंट नोटिस, फिर इंपॉर्टेंट चेक फॉर सीमेंट लेते दौरान क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। रेनफोर्समेंट, इंपॉर्टेंट चेक फॉर रेनफोर्समेंट लेते दौरान कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और वीडियो भी बना दिया उसका। फिर 3 इंपॉर्टेंट बातें स्टीरअप्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टीरअप्स, फिर उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लैपिंग के। एक्सकेवेशन, जब हम एक्सकेवेशन करते हैं उसके लिए कौन सी चीज, प्री एक्सकेवेशन से भी पहले, ठीक है। फिर बेसिक थंब रूल, फाउंडेशन के बेसिक थंब रूल क्या है, उस थंब रूल को फॉलो होना चाहिए, प्रैक्टिकल थंब रूल्स। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी चेक फॉर प्लिंथ बीम, ठीक है। बेसिक थंब रूल फॉर बीम, बेसिक रूल फॉर स्लैब डिजाइन, बेसिक थंब रूल फॉर वॉल। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ई बुक है, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेकलिस्ट फॉर एंटी टर्माइट, चेकलिस्ट फॉर सेटिंग आउट, चेकलिस्ट फॉर कंक्रीट, और इस तरीके से पूरी कंप्लीटली चेकलिस्ट है। तो बहुत लंबी है, देख सकते हो आप यहाँ पर कितनी है, लगभग 35 36 वाह 45 चीजें हैं यहाँ पर। लास्ट में प्लम्बिंग का भी बता दिया इसमें, तो पूरी चेकलिस्ट आपको काम आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, 50 से भी ज्यादा चीजें, ये अभी तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। और जो मैंने आपको बोला था ना, ये मैं भूल जाऊं इससे पहले ही बता दूं, जो आपको बिलिंग वगैरह का जो अभी आपका करंट प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखिए टेम्पलेट, क्या लिखोगे, टेम्पलेट। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए जरा। टाइम सेविंग कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। हाँ,
ये मैंने आपसे इसलिए पढ़वाया ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। तो टाइम सेविंग कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट क्लिक कर दीजिए इस पे, टाइम सेविंग पे, और फिर मुझे बताइए, आपका पूरा का पूरा डर चले जाएगा। आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, रिफर कर लीजिए, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। चलो, चेंज ऑर्डर समरी, ये सारे के अंदर क्या है, बिल मतलब पीडीएफ डाउनलोड है। यहाँ पर एक्सेल शीट देखो, डाउनलोडेबल एक्सेल शीट मॉड्यूल्स है पूरे के पूरे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका फॉर्मेट रेडीमेड है, आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आप देख सकते हो। पेरोल टेम्पलेट मैंने बोला था, पेरोल वगैरह ज्यादा लोग कारीगर आप रखते हो तो उसके लिए काम आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ट्रैकर, ठीक है। प्रोग्रेस पेमेंट, भाई कितना पेमेंट हुआ, कितना बाकी है। पंच लिस्ट, डेली वर्क लॉग्स, आज रोज कितना काम हुआ, इस तरीके से। कटिंग लिस्ट फॉर्मेट, बिल ऑफ मटेरियल, BOM कल मैंने पूछा था एक क्वेश्चन, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल्स फॉर्मेट यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद है बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर्मेट, वो जो बिल का आपको प्रॉब्लम, एक बार रेफर कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा भाई ये चीजें तो इंक्लूड होनी चाहिए। कल हमने छोटा सा एग्जांपल भी लिया था, आपको पता होगा, BOQ का, छोटा सा कि भाई क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसका कितना यूनिट लगा है, एक यूनिट का प्राइस कितना है और टोटल कितना खर्चा होता है। यस, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इसमें फॉर्मेट्स डाल दिए हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करिए, ठीक है। यहाँ पर अगेन बिलिंग फॉर्मेट, बिलिंग का क्या फॉर्मेट है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सक्लेमेशन एक्सेल शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना एक बार। इसमें सारी चीजों का अलग अलग से, इसमें मल्टीपल टैब्स हैं, वो टैब्स को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एडिटेबल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजाइन एंड बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरल स्पेसिफिकेशन, रिबार एस्टिमेट, स्के फोल्डिंग, एस्को बार चार्ट, क्या क्या है भाई, ये काफी चीजें आपको यूजफुल हो जाएंगी। तो ये तो मैंने बात बता दी, आपको एक रास्ता बता दिया, और उसके अलावा भी पोर्टल के ऊपर बहुत सारी चीजें, लेकिन फंडामेंटली इस चीज को कंप्लीट कर लेना, और टाइम सेविंग कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट आपके लिए इस्तेमाल हो सकता है। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में मिहिर जी, मेरा सिंपल और प्यारा सा सजेशन रहेगा, रेविट को गो थ्रू कर लीजिए। उसके अलावा भी हमारे पास, मैं आपको बता दूं, नाविस वर्क, आपने नाम सुना होगा। यस यस, वो भी सिविल 3D, वो भी हमारे पोर्टल पे है। लेकिन फंडामेंटली आप पहले इसको कवर कर लीजिए जिसपे आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो आप ऑलरेडी पहले जानते हो, जिसका प्रोजेक्ट कर ले। उसको कंप्लीट करने के बाद पोर्टल को गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अब इसके, और उसमें भी हमने बताया कि इसके बाद आपको कौन सा स्टेप लेना अगर आपको सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ना है तो। आप नाविस वर्क है, ट्विन मोशंस है, रेंडरिंग बहुत बढ़िया होता है, सिविल 3D है, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते। 3ds मैक्स, 3ds मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। 3ds मैक्स में तो क्या नहीं हो सकता यार, मतलब कुछ भी चीज, मतलब एनिमेशन तक भी बना सकते हो, एनिमेशन भी बना, मतलब उसका यूज करना आपको आना है। और 3ds मैक्स में हमारे स्केचअप है, बहुत सारी चीजें है। स्केचअप हमने आईपैड वाला ही बता दिया, आईपैड वाला स्ट्रक्चर क्या है। स्केचअप जो है वो मतलब हाई क्वालिटी के जो क्लाइंट होते हैं उनके लिए है, क्योंकि उसमें मटेरियल का सिलेक्शन बहुत अच्छे से होता है। यस, वो सारी चीजें भी पोर्टल पे है। तो ये मेरा का पूरा जो गाइडेंस है ये लर्निंग के रिलेटेड था, और एक जनरल गाइडेंस जो मैंने दिया ये आपको यहाँ पर दिया कि आपको फाइनली क्या स्टेप लेने चाहिए आपकी जर्नी को जानकर। तो बहुत अच्छा लगा मिहिर जी मुझे आपसे बात करके ना, आपको गाइड करके, और यही मेरा पर्पस होता है कि जिनको रिक्वायरमेंट हो उनको मैं अच्छे से गाइड करूं, पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या चीजें सीखनी है, और अगर पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी हम सॉल्व करें, एक अच्छा सा रास्ता, एक अच्छा सा डायरेक्शन बनाए, और उसके ऊपर स्टेप करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी वर्क करेंगे तो हमें प्रोग्रेस फ्यूचर में देखने को मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए, 2-3 साल के बाद आप सही तरीके से, जो मैं गाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, एक जनरल गाइडेंस भी और जो सीखने का गाइडेंस है वो भी, अगर आप सही तरीके से करते हो तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर भी कुछ लगे तो हमारा सपोर्ट डेस्क भी है, फिर भी कुछ लगे तो हमारा संडे वाले गाइडेंस में, वीकली लाइव सेशंस के गाइडेंस में भी आप आ सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो अपने आप को, मतलब कभी वैसा अकेला मत समझना इस जर्नी में, ठीक है। आपके साथ है सिंप्लीफाइड एकेडमी, आपके साथ है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीखोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। और जब आगे बढ़ जाओ और कुछ अच्छा फीडबैक देना हो तो अच्छा फीडबैक भी दे देना भाई, तो यार दूसरे लोग भी जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहिए, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। सही बात यही होती है कि जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, पहले तो ऐसा हो जाता है कि कॉलेज से निकलते ही वो लॉस्ट होते हैं, एकदम से पता ही नहीं है क्या करना है, कहाँ जॉब करनी है, किसके करनी है। अब जहाँ जा रहे हैं वहां पे भी एक सीनियर होता है, वो उसका पूरा काम आपको दे रहा है, आपको उस टाइम पे लगता है यार मैं ही क्यों करूँ सब,
लेकिन आप तब वो बेनिफिट नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अगर आप सब कुछ जान जाओगे एक बार, तो आपको थ्रू आउट द लाइफ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सही बात। और काम, मैं तो अभी जो लोग देख रहे होंगे, या जो भी नए अभी बच्चे निकल रहे हैं कॉलेज से, काम से मत डरो। अगर आपको सिविल में काम करना है ना, तो काम से मत डरो। सर मैं, ऐसा था मेरा जो अभी रिसेंट साइट था, वहां पे मेरा नेशनल हाईवे को लग के ही था वो, तो दिन भर हम लोग अगर कोई भी एक्सकेवेशन का काम है या मटेरियल ऊपर चढ़ाने का काम है, तो वो दिन में कर ही नहीं पाते थे सर। रात को 3-3 बजे तक हम लोग जेसीबी लेके रात को वहां पर खड़े रहते थे। तो यही है कि काम से मत डरो, काम करोगे तो भाई शाइन करोगे। सही बात है यार, परफेक्ट। ये जो मिहिर जी ने बात करी, ये अपने एक्सपीरियंस से करी, इतने साल से 2016 से पास आउट है, 2025 से। और इन्होंने भी देखो यार, अपना घर छोड़ के पहले मुंबई गए, मुंबई में काम किया, फिर जलगांव आके भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया, फिर अपने फादर का एक उनके पास एडवांटेज था, उसके अंदर भी काम किया, और उसके अंदर भी अभी लगे पड़े हैं। अभी हमारे साथ इतने, ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं तो 2016 का पास आउट हूँ, अब मैं क्या मतलब, क्या मैं इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ूंगा, क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। सीखने के लिए अभी भी रेडी है। बाकी बहुत सारे लोग रिजिड हो जाते हैं 10 साल में, तो ये यार अब क्या है नया सीखना है यार, जो है वही करते हैं और इसी में लाइफ, ऐसा नहीं होता है, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सर मैंने अपनी लाइफ में एजुकेशन को लेके वैसे ही बहुत स्ट्रगल किया है, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। लाइक आई एम 34 रनिंग राइट नाउ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखने की चाहत है तो बस करते जाएंगे। बहुत अच्छा एटीट्यूड है ये, इसी एटीट्यूड के साथ आप आगे चढ़ोगे, सीखने वाला, काम करने वाला, मेहनत करने वाला, एक्सप्लोर करने वाला, बहुत आगे बढ़ोगे। और फाइनली मिहिर जी, आपको ये गाइडेंस सेशन कैसा लगा, सिंप्लीफाइड एकेडमी का सिखाने का तरीका कैसा लगा, और मेरे साथ इंटरेक्शन कैसा लगा, ये एक बार बता दीजिए। सर थोड़े से मैं समराइज करूंगा, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो मान के चलिए मेरा कॉन्फिडेंस कल के लेक्चर तक 20% था, मेरे खुद के काम को लेकर के। मैं खुद को अंडरमाइन कर रहा था बहुत। लेकिन कल का लेक्चर अटेंड करने के बाद वो कहीं 50% हुआ, और आज का जो गाइडेंस सेशन किया मैंने, सो आई एम लाइक कि अभी 95% आई एम कॉन्फिडेंट कि 5% अभी मुझे मेहनत करना पड़ेगा। बाकी आप तो हो ही मेरे लिए, जब भी कुछ भी डाउट होएगा तो। और ये जो इंटरनेट का देखो, सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। बट अगर सब लोग अच्छे, और जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिले हैं अभी, तो ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको कॉलेज में कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पूछो। प्राइवेट क्लासेस में मत जाओ, यहाँ पूछो। जितनी बार पूछना है पूछो। अभी क्योंकि प्राइवेट क्लासेस वाला भी एक हद के बाद बोलेगा भाई तेरे को नहीं आ रहा, रहने दे, तू छोड़ दे ये, इसको स्किप ही कर दे। तू तू एग्जाम में ये आएगा, तेरे को ये जम रहा है, तो तू इसका प्रिपरेशन करके जा और तू पास आउट हो जाएगा। उनको कोई लेना देना नहीं आपके बेटरमेंट, या आप जो सेवा दे रहे हो, इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू यू सर। बहुत मजा आया, बहुत मजा। थैंक यू मिहिर जी, हमें भी बहुत मजा आया, और उम्मीद करता हूँ कि ये काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लर्निंग होगा फ्यूचर के एस्पिरेंट्स के लिए, फ्यूचर के सीखने वालों के लिए, लर्नर्स के लिए। मिलते हैं मिहिर जी, और श्योर। मेहनत करिए इसी एटीट्यूड के साथ, जो आपने बताया कि आपका कॉन्फिडेंस अभी एक हाई लेवल पे है, पहुंच चुका है 95%, उसका फायदा उठाइए और उसको कैपिटलाइज करिए, और अपनी इंडस्ट्री में भी बढ़िया करिए, और नई चीज आप एक्सप्लोर कर रहे हो उसमें भी बढ़िया करिए। मिलते हैं। सर मैं यही कहूंगा कि मैक्स 2 साल के बाद अपने ही पोर्टल पे मेरा एक एग्जाम्पल सेट करके जाऊंगा सर। बहुत बहुत बड़ी बात कर दी आपने, और मैं तो चाहता हूँ कि यार ऐसा एग्जाम्पल सेट हो, हमारी एक तरीके से बिल्ड हो कम्युनिटी, जहां पर जिनको मैंने गाइड किया है वो आगे आए कि यार ये गाइडेंस के बाद 2 साल के बाद आज हम इस लेवल पर है, जो सर ने गाइड किया था उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, पोर्टल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज हम ये निकले हैं, ये बने हैं। यस सर, यस। वो एक अल्टीमेट लेवल का अचीवमेंट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि जो हमारे अचीवर्स हैं जैसे कि मिहिर वगैरह, ठीक है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक हो जाएगा, और ये तब जाकर एक हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि सब इंडिविजुअल लेवल पर भी अचीव करें, सब एक कम्युनिटी का हिस्सा बने सिंप्लीफाइड एकेडमी के माध्यम से, और इस जर्नी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो गए तभी नए एग्जाम्पल्स अपने, और ये तो चीज आगे आती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। तो जो आपने बोला है 2 साल में आप अपने करने की कोशिश करोगे एग्जाम्पल सेट, मैं डेफिनेटली उसके लिए वेट करूंगा। और आज शुरुआत में अभय जी भी हमारे पुराने मेंबर्स है, वो शुरुआत में वो ज्वाइन हुए, तो मैंने पहले ही सवाल उनसे ही किया, चल रहा है क्या गाइडेंस के हिसाब से, तो उन्होंने बोला सर चल रहा है, 21 जनवरी को हमारा उनका एग्जाम है, मतलब तो एग्जाम का भी बहुत अच्छे से उन्होंने कंप्लीट किया, और ऑटोकेड वो तो बेसिक, मतलब अभी काफी उम्र छोटी है कॉलेज में, तो वो ऑटोकेड से स्टार्ट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से,
आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो बहुत अच्छा लगा, और अब मैं किसी और नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगा, और मिहिर जी कंटिन्यू रखिए, और कुछ अपडेट्स आए तो डेफिनेटली हमारे साथ कनेक्ट करिए। श्योर सर, चलो, गुड थैंक यू बाय। सो मच। हाँ, वेलकम।